सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, आज हम फिर से एक साथ हैं ओलंपियाड बेस कैंप की क्लास। ठीक है, ओलंपियाड बेस कैंप क्या है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, वैसे तो आप लोग सब लोग इतनी क्लासेस ओलंपियाड बेस कैंप की कर चुके हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी ओलंपियाड बेस कैंप इज़ बेसिकली मेड फॉर बूस्ट ऑफ द लेवल, है ना। अगर कोई बच्चा 6th क्लास में है, 7th क्लास में है, 8th क्लास में है, 9th क्लास में है, 10th क्लास में है और वो अब जाकर के ओलंपियाड की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला है, ठीक है, तो उसे क्या होगा कि जनरली वो जब बैच ज्वाइन करेगा तो उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो उसे पहले से आनी चाहिए थी। अगर वो चीज़ें उसे पहले से आती हैं तो डेफिनेटली वो बैच के साथ बहुत अच्छे से कोप कर जाता है। लेकिन अगर वो चीज़ें पहले से नहीं आती हैं तो वो पर्टिकुलर छोटी छोटी टर्म्स को लेकर के थोड़ा सा परेशान रहता है कि सर ये पर्टिकुलरली वीटाज रिलेशन होता क्या है सर, है ना। सर रूट्स क्या होते हैं सर, है ना। इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं सर। सर कंप्लीट पॉलिनोमियल क्या होता है सर। सर ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है सर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने का तरीका क्या होता है ना। तो बेसिकली जब ऑन गोइंग बैच की क्लासेस चल रही होती हैं तो उसमें ये सब छोटे छोटे टर्म्स, है ना, बताना थोड़ा सा क्या होता है टीचर के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है क्लास में। तो हम क्या करते हैं कि ओलंपियाड बेस कैंप के माध्यम से हम क्या करने वाले हैं, छोटी छोटी वो सारी टर्म्स, जो भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक की सारी टर्म्स जितनी रिक्वायर्ड हैं उतनी आपको करवाई जाएंगी। ठीक है, और इसमें क्या करने वाले हैं हम, आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। तो बेटा थ्योरी ऑफ इक्वेशन में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो पहली चीज़ इक्वेशन होती क्या है, इक्वेशन बनी कहाँ से है, इक्वेशन में बेसिकली जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं वो चीज़ें हैं क्या बेसिकली, है ना। इक्वेशन का अगर हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड अगर देखें कि लेफ़्ट साइड क्या होता है, राइट साइड क्या होता है, वो पॉलिनोमियल से बना हुआ होता है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है ना। ये छोटी छोटी टर्म्स पे हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। इस चर्चा के बाद में हम डिफरेंट डिफरेंट 3 या 4 टाइप की अच्छी इक्वेशंस को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वो कैसे हमारी हेल्प करने वाला है IOQM की प्रिपरेशन में, मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन में या फिर बाकी सारे ओलंपियाड में भी। ठीक है, जहाँ पर आप किसी एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन को सॉल्व करते करते कि इक्वेशन की फॉर्मेट में पहुँचने के बाद आप स्ट्रगल करते हो आंसर निकालने के लिए ना, तो वो चीज़ें आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए साहब, तो सबसे पहली चीज़ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। ठीक है, और आप लोग जितने भी चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, जितने भी छोटे छोटे पॉइंटर्स मैं आपसे पूछूंगा, आप कमेंट में उसका जवाब ज़रूर दें। ठीक है, तो करते हैं बात शुरू। ठीक है, आज का खेला। ठीक है, तो बेसिकली थ्योरी ऑफ इक्वेशन में लेक्चर नंबर 5 है बेसिकली ये। ठीक है, और बाबा प्रकट हो गए। ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन आज का टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो इनिशियली आपको पता होनी चाहिए वो होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है ये आपको आइडिया होना चाहिए। पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, तो सिंपल टर्म्स में कोई भी एक एक्सप्रेशन, है ना, जो इस फॉर्मेट में आपको दिख रहा हो। ठीक है, कौन से फॉर्मेट में दिख रहा हो आपको, इस फॉर्मेट में आपको अगर कोई भी बेसिकली एक्सप्रेशन अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो है इसको फर्दर हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं ना। अब एक बच्चा बोलेगा सर पॉलिनोमियल को अगर हम सिंपल भाषा में समझना चाहें तो वो क्या होता है, तो भाई बेटा ध्यान से सुन। बेसिकली कुछ टर्म्स हैं, ठीक है ना। सबसे पहली टर्म होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं सिंबल्स, सिंबल्स विद फिक्स वैल्यूज, विद फिक्स्ड वैल्यूज। ठीक है, ठीक है। अब एक बच्चा बोलेगा सर ये क्या होता है, तो भाई छोटा सा सोच कि इनिशियली हमें ये सिंबल बताया गया था, ठीक है ना, कि इसको ना 2 बोलते हैं, इसका मतलब 2 होता है ना 2 बोलते हैं इसको, इसको 3 बोलते हैं ना, ठीक है ना, इसको 5 बोलते हैं, इसको 7 बोलते हैं ना। ये बेसिकली सिंबल्स हैं ना। इन सिंबल्स को हमें इनिशियली बताया गया कि ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 5 होता है, ये 7 होता है। हमने पूछा नहीं कि क्यों होता है ना, बस बताया गया कि ये सिंबल है ना। इसी के बाद अगर अगली बात करें वेरिएबल्स, ठीक है, तो वेरिएबल्स भी क्या होते हैं, ये भी सिंबल्स ही होते हैं ना, बट दोनों में डिफरेंस क्या है ना। ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू हमेशा से फिक्स्ड है, जैसे 2 की वैल्यू 2 आज से 100 साल पहले भी थी, आज भी है, तो वो कांस्टेंट हो गया। और वेरिएबल्स में बेसिकली ऐसे सिंबल्स, ठीक है ना, सिंबल्स विदाउट फिक्स्ड वैल्यूज ना, विदाउट फिक्स्ड वैल्यूज। ठीक है,
ठीक है। विदाउट फिक्स वैल्यूज़ वाले जो सिंबल्स होंगे बेसिकली वो सिंबल्स क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, ठीक है साहब। ये सारे सिंबल्स जो हैं वो वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग रिजल्ट इनका मिलता है, ठीक है। अभी पॉलिनॉमियल क्या होता है? पॉलिनॉमियल बेसिकली कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को मिला करके, है ना, हम क्या बनाते हैं, पॉलिनॉमियल बनाते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली पॉलिनॉमियल दिखेगा कैसा, वो दिखेगा इस फॉर्मेट में, ठीक है ना। इसमें ये जो a0 a1 a2 a3 से लेके an-1 और an, ये सारे जो a और नीचे लोअर सफिक्स में कुछ नंबरिंग लिखी हुई है, ये सारे टर्म्स जो हैं, ये सारा जो पार्ट है हर एक टर्म का, दिस इज बेसिकली कांस्टेंट, है ना। और यहाँ पे x की पावर n, x की पावर n-1, x की पावर n-2 से लेके x पावर 1 और यहाँ पे x पावर लास्ट वाले टर्म में 0, ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल्स हैं, है ना। और वेरिएबल की डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर कांस्टेंट्स और वेरिएबल इस टाइप से कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा जो एक्सप्रेशन बन के आता है उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनॉमियल बोल देते हैं, ठीक है। अभी पॉलिनॉमियल में n इज होल नंबर, है ना। पॉलिनॉमियल की क्या खास बात होती है कि कोई भी एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाओगे, है ना, यूजिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, तो क्या बनेगा हमारा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। क्या बनेगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। और हर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं होता, सिर्फ वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल होगा जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स हो। वेरिएबल्स की पावर क्या हो, होल नंबर। यानी कहने का मतलब x² - 5x + 6, है ना, दिस इज पॉलिनॉमियल, है ना, ठीक है, ये पॉलिनॉमियल है। लेकिन x की पावर 2/3 माइनस 5x की पावर 1/3 प्लस में 6 अगर लिखा हुआ है तो दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल, नॉट अ पॉलिनॉमियल, ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ना, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे जो n लिखा हुआ है हर जगह वो n होल नंबर है, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ये नंबर सिस्टम में कहीं ना कहीं से बिलोंग करते हैं, पॉलिनॉमियल बोला जाएगा। वेरिएबल x होगा और पॉलिनॉमियल जो होगा उसको हम f(x) या फिर g(x) या फिर p(x) से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। p के अंदर या f के अंदर या g के अंदर ये जो ब्रैकेट लगा करके हम ये जो x लिखते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ टर्म बेसिकली वेरिएबल को डिनोट कर रहा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए p(x) इक्वल टू मैं लिखता हूँ कि x² - 7x + 6, है ना। तो बेसिकली अगर यहाँ पे x की जगह पे मैं मान लो 5 रख दूँ, तो बेसिकली जहाँ जहाँ यहाँ पे x है वहाँ पे भी मुझे 5 रखना पड़ेगा, तो उस सिचुएशन में p(5) की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हो कि p(x) में x की जगह पे 5 रख दे तो क्या वैल्यू आएगी, वो p(5) होगी। वो वैल्यू यहाँ से आप बड़ा आसानी से निकाल सकते हो, 25 - 35 प्लस में 6, ठीक है। तो इट वुड बी लाइक 4 माइनस का, ना, ठीक है साहब, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली पॉलिनॉमियल वाला बेसिक, है ना। पॉलिनॉमियल के बेसिक में आपको 3-4 चीज़ें ये पता होनी चाहिए कि पहली बात, वेरिएबल की हर एक टर्म में, है ना, हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर रहेगी हमेशा। हर एक टर्म में वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट पार्ट मल्टीप्लाइड है, वो कांस्टेंट पार्ट का एक स्पेसिफिक नाम होता है, क्या, कोएफिशिएंट ऑफ दैट टर्म, क्या, कोएफिशिएंट ऑफ दैट टर्म, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ दैट टर्म, ठीक है ना, है ना। यहाँ पे a0 a1 a2, है ना, ये यहाँ से लेकर के an तक ये सारे कोएफिशिएंट हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अभी देखा जाए तो an-1 जो है ना, वो x पावर 1 वाले टर्म का कोएफिशिएंट है ना, ठीक है ना। अगर a2 देखा जाए तो ये x पावर n-2 वाले टर्म का कोएफिशिएंट है ना, एंड सो ऑन। बेसिकली आपको पॉलिनॉमियल का बेसिक पता चला होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रियल पॉलिनॉमियल क्या होता है ना, रियल पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो कोई भी सिचुएशन में पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड रियल पॉलिनॉमियल इफ ऑल ऑफ इट्स कोएफिशिएंट्स आर रियल नंबर्स। अगर किसी भी पॉलिनॉमियल के सारे कोएफिशिएंट रियल नंबर्स होंगे तो उस पॉलिनॉमियल को रियल पॉलिनॉमियल बोला जाएगा। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर क्या कोई ऐसा भी पॉलिनॉमियल एग्जिस्ट करता है जो रियल पॉलिनॉमियल ना हो? बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे होते होंगे, है ना। तो भाई रियल पॉलिनॉमियल में आप ये समझिए कि जैसे एक पॉलिनॉमियल है p(x) दैट इज इक्वल टू, है ना, अगर मैंने लिखा है कि 7x³ - 5x² माइनस में 11x और प्लस में 3, है ना, तो ये जो पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है ना साहब, इस पॉलिनॉमियल में x³ का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ये सारे जो भी कोएफिशिएंट है, अगर ये सारे कोएफिशिएंट रियल हैं, रियल नंबर हैं, रियल होने का मतलब रियल नंबर्स हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम बोलेंगे कि ये पॉलिनॉमियल जो है वो रियल पॉलिनॉमियल है। क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें वो लिखेगा कि अ रियल पॉलिनॉमियल इज गिवन इन सच अ वे दैट f(1) इक्वल्स टू समथिंग, f(2) इक्वल्स टू समथिंग, f(7) इक्वल टू समथिंग, एंड दिस इज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज 7
और उसके इतने रूट्स रियल, इतने इमेजिनरी, और बहुत सारी कंडीशन देगा। जब यहाँ पे रियल का मतलब समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत बहुत आएगी, राइट। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि रियल पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, सारे के सारे कोएफिशिएंट रियल नंबर होने चाहिए। अगली बात, लीडिंग कोएफिशिएंट है ना, और एंड लीडिंग टर्म। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है और लीडिंग टर्म क्या होती है ना। जैसे मान लो कोई एक सिचुएशन में एक पॉलिनोमियल लिखा मैंने एग्जांपल में, ये एक पॉलिनोमियल है 7x टू द पावर 4 माइनस 5x टू द पावर 9 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 3 है ना। तो लीडिंग टर्म और लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब ये नहीं होता कि कौन सा टर्म आगे लिखा हुआ है ना, वो नहीं होता। क्या होता है कि ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम हो, ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम हो, उस टर्म को लीडिंग टर्म बोला जाता है ना। और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वाले टर्म को आपने लीडिंग टर्म बोल दिया, और उसमें जो कोएफिशिएंट होगा वो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा, ठीक है ना। तो इसमें इस टर्म, इस पूरे पॉलिनोमियल में लीडिंग टर्म ये वाला टर्म है ना, दिस इज लीडिंग टर्म है ना, और इसमें कोएफिशिएंट जो है वो माइनस का 5 है, ठीक है ना। तो दिस इज बेसिकली लीडिंग कोएफिशिएंट। होप सो आपको कहानी समझ में आई होगी। लिखा हुआ है साफ साफ, इफ a0 दैट इज नॉट इक्वल टू 0 देन a0 द कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म है ना। हाईएस्ट डिग्री टर्म, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है ना, लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। डिग्री इज बेसिकली हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, ठीक है ना, इन अ पॉलिनोमियल, ठीक है। सिंपल सा काम है आपका, है ना, कि आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप आने वाले, है ना, आने वाले नेक्स्ट ईयर अपने बाद वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, अपने से छोटे क्लास वाले बच्चे जो भी होंगे, जो चाह रहे हों ओलंपियाड की प्रिपरेशन करना, उनका बेस थोड़ा सा वीक है, अगर मैथ्स में थोड़ा सा उनका बेसिक हिला हुआ है, तो आप उनको ये बताएं कि ये पर्टिकुलरली ये लेक्चर्स देखोगे तो आपको इस पर्टिकुलर, है ना, इस पर्टिकुलर टॉपिक का सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा ना। बहुत जीरो से चीज़ें मैं इस पूरे लेक्चर में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो डिग्री आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। लीडिंग टर्म क्या होगा, ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम हो, उस पूरे टर्म को लीडिंग टर्म बोलेंगे। उस टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा उसको लीडिंग कोएफिशिएंट बोलेंगे। जैसे इस पॉलिनोमियल में लीडिंग टर्म ये है ना। लीडिंग टर्म क्या है, लीडिंग टर्म बेसिकली माइनस 5x की पावर 9, और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट है माइनस का 5 ना, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक की कहानी। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, है ना, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है खास बात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है ना। यहाँ पे फिर से वही चीज़ आ गई। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट इंडेक्स या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल एक्स अकरिंग इन द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। मतलब क्या है, बेसिकली हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की वही क्या होगी, डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, ठीक है। अच्छा जी, बात मान गए सर। 0 डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, बहुत खास बात है, बहुत ही खास बात है ना। देखो किसी भी सिचुएशन में द कांस्टेंट c जो होता है दैट इज इक्वल टू c x पार 0, उसको ऐसा लिखा जा सकता है ना। कोई भी कांस्टेंट नंबर सोचो आप अपने दिमाग में, जैसे आपने सोचा 11, तो मैंने बोला 11 को 11 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। और आपको पता है किसी भी वेरिएबल की पावर है ना, वेरिएबल दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, उसकी पावर अगर 0 कर दें, है ना, कोई भी वेरिएबल जो खुद 0 नहीं है उसकी पावर अगर आप 0 कर दोगे तो उसका वैल्यू कितना आता है, उसका वैल्यू 1 आता है ना। तो x पावर 0 का वैल्यू 1 हो गया, है ना। तो 11 को आप 11 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हो, है ना। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल क्या होगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितनी हो, 0 हो। डिग्री 0 होने का मतलब उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 0 हो। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 हो ऐसा जो पॉलिनोमियल होगा वो 11 इंटू एक्स पावर 0 यानी 11 होगा, या फिर कोई भी कांस्टेंट होगा, है ना। तो कोई भी कांस्टेंट जो होता है ना, कोई भी सिचुएशन में कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होगा उसको हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है, क्या नाम है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, सारे जितने भी कांस्टेंट हैं, है ना, वो सारे इसके एग्जांपल होंगे, ठीक है। हाँ जी, अगला पॉइंट आता है अपना लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, लीनियर स्टैंड्स फॉर डिग्री 1, है ना, लीनियर स्टैंड्स फॉर डिग्री इक्वल्स टू 1।
एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। दिखने में कैसा होगा सर लीनियर पॉलिनोमियल? सर दिखने में कैसा होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो भैया दिखने में उसकी फॉर्मेट होगी ए एक्स प्लस बी, है ना। यहाँ पे एक्स की पावर 1 वाला टर्म ये हो गया और ये एक्स पावर 0 वाला टर्म हो गया ना। आपको पता है एक्स पावर 1 या डिग्री 1 होने का मतलब है मैक्सिमम एक्स की पावर 1 आ सकती है और मिनिमम कितनी तक आ सकती है? मिनिमम 0 तक आ सकती है। तो दो ही टर्म होंगी, एक्स पावर 1 वाला टर्म और एक्स पावर 0 वाला टर्म, तो इसमें दो ही टर्म होंगी, ठीक है ना। ए एक्स प्लस बी, है ना, ये इसका फॉर्मेट होगा। इसमें बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ अगर आपसे कोई पूछेगा एक्स पावर 1 तो वो हो जाएगा ए, ठीक है ना। और कोएफिशिएंट या फिर जो सबसे लास्ट वाली टर्म होती है ना भाई, जो सबसे लास्ट वाली टर्म होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 0 होती है, उसको हम डायरेक्टली हम कांस्टेंट टर्म बोल देते हैं ना। क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट टर्म बोल देते हैं। तो इसमें कांस्टेंट टर्म हमारी क्या हो गई साहब? बी हो गया, ठीक है। खास बात क्या है लीनियर पॉलिनोमियल में कि इस लीनियर पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का वैल्यू 0 हो गया तो क्या होगा? तो वेरिएबल की पावर 1 वाला टर्म भी पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और वेरिएबल की पावर 1 वाला टर्म जब 0 हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये पॉलिनोमियल जो होगा उसमें एक्स पावर 1 वाला टर्म तो गायब हो गया। अब वो उसमें एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी अवेलेबल है? 0। तो उस सिचुएशन में कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा या फिर 0 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें लीनियर पॉलिनोमियल चाहिए। इसके लिए मैंडेटरी क्या है कि एक्स पावर 1 वाला जो कोएफिशिएंट होगा, यानी एक्स पावर 1 के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है वो 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके ना। कुछ बच्चे बोलेंगे सर एग्जाम्पल नहीं दे रहे आप, तो भाई 5x प्लस 7, है ना। या फिर अगर देखा जाए तो एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1000x बाय 7, है ना, माइनस का 1000x बाय 7, है ना। पावर जो होगी वो होल नंबर होनी चाहिए। मल्टीप्लाई में जो नंबर आ रहा है ना वो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे जी एक्स इक्वल टू अगर मैं बोलूँ कि माइनस का 7x प्लस में 5/7, है ना, ऐसा कुछ पॉलिनोमियल होगा, वो भी लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आता है अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है अभी बहुत ध्यान से समझना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब इस पूरे चैप्टर की जान, ठीक है। द पॉलिनोमियल बेसिकली जो जिसमें डिग्री कितनी हो, क्वाड्रेटिक का मतलब ही है डिग्री कितनी हो, डिग्री हो 2, है ना। डिग्री अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दिखने में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कैसा होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल इज बेसिकली क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम 0 के इक्वल कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, राइट, है ना। हाँ, खेला थोड़ा सा क्लिक करता हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0 वाला जो पॉलिनोमियल होगा, जिसमें खास बात क्या है कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ए का वैल्यू 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगा। तो क्या सर मैं बी और सी का वैल्यू 0 कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता है। तो क्या सर अगर आपसे एग्जांपल पूछें कि अलग अलग एग्जांपल दो सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो सर आप बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जो कि फेवरेट एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़ पी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू सर 7x स्क्वायर माइनस 9, क्या ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्या सर जी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस में 7x, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। सर आर एक्स दैट इज इक्वल टू अगर मान लो मैं लिखता हूँ कि 4x की पावर 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल है, ठीक है। तो ये सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, डिग्री 2 होती है, ये बात हमें पता है। दूसरी बात क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम बेसिकली क्या बना सकते हैं? ग्राफ बना सकते हैं ना। क्या बना सकते हैं? ग्राफ। तो एक बच्चा बोलेगा सर क्या लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं बना सकते? इसने कोई पाप किया है, इसका ग्राफ नहीं बन सकता? इसका भी ग्राफ बन सकता है। जब भी किसी पॉलिनोमियल का अगर आपको ग्राफ बनाना हो तो क्या करते हैं हम कि ये जो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है ना, इसकी जगह वाई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं इसकी जगह? वाई। तो वाई इक्वल टू अगर आप ए एक्स प्लस बी लिखोगे, है ना, एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू डालोगे। एक्स की वैल्यू जैसे मान लो आपने कुछ डाली, उसके रेस्पेक्ट में सॉरी एक्स की वैल्यू आपने कुछ रखी यहाँ पे, ठीक है ना, उसके रेस्पेक्ट में आपकी वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आ गई, ठीक है। आपने एक्स की अलग अलग वैल्यू रखी 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके रेस्पेक्ट में वाई की अलग अलग वैल्यूज़ आ गई। आपने एक्स और वाई की वो वैल्यूज़ ग्राफ में प्लॉट की, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो इसका ग्राफ जो मिलेगा आपको, ग्राफ कैसा होता है इसका? इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, है ना। ग्राफ होता है इसका स्ट्रेट लाइन, है ना, ठीक है साहब। हाँ जी, ओके, ये बात तो क्लिक कर गई होगी, ठीक है। और बेसिकली उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है ना, उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है ना, स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होगा, स्ट्रेट लाइन जो होगा
वो होगा बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है ना साहब। ये बहुत छोटी छोटी बातें जो बहुत अच्छे से बेसिक से पता होनी चाहिए। ग्राफ की क्या ज़रूरत पड़ेगी, कई बार होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ग्राफ बना के भी जा सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, उसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ बनता है पैराबोला। कैसा बनता है, पैराबोला की शेप में इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। आगे की बात आगे डिस्कस करेंगे, इसके लिए अलग से एक स्लाइड है जिसमें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बातें आगे, है ना, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है साहब, क्यूबिक पॉलिनोमियल बेसिकली कोई भी पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है ax³ + bx² + cx + d, है ना, या फिर मैं बोलूँ क्यूबिक जो वर्ड है ना वो स्टैंड ही क्यूब के लिए करता है, क्यूब के लिए स्टैंड करता है। मतलब सर, मतलब ये कि अगर किसी पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है, डिग्री अगर 3 है ना, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उस पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। डिग्री 3 होने का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, ठीक है। दिखने में ये पॉलिनोमियल कैसा होगा, p ऑफ x दैट इज इक्वल टू जो लिखा हुआ है ना, ax³ + bx² + cx + d। खास बात क्या होगी इसमें, खास बात ये होगी कि लीडिंग कोएफिशिएंट, है ना, लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो वाला टर्म का कोएफिशिएंट जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिग्री 3 हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ जैसा भी बनेगा, टर्न 2 बार लेगा। कितने बार टर्न लेगा, 2 बार टर्न लेगा। मैंडेटरी नहीं है ना, कई बार अगर जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे लिखे हुए उन कोएफिशिएंट में कुछ अच्छा खासा आप चेंज करोगे तो हो सकता है 2 बार टर्न लेता हुआ आपको ना दिखे, लेकिन होंगे 2 टर्न, ठीक है ना साहब, है ना। जनरली ग्राफ, है ना, डिपेंड करता है लीडिंग कोएफिशिएंट पे, नेगेटिव होता है ना, या पॉजिटिव होता है। तो कई बार ऊपर से नीचे से निकल के ऊपर की तरफ ग्राफ जाता है, कभी ऊपर से आता है नीचे की तरफ ग्राफ चला जाता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है लीडिंग कोएफिशिएंट पे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। ग्राफ 2 बार टर्न लेता है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका ग्राफ नहीं है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। अगला पॉलिनोमियल अपना आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बेसिकली बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, द पॉलिनोमियल f ऑफ x दैट इज इक्वल टू ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e। या बाई क्वाड्रेटिक वर्ड से स्टैंड करा लो कि डिग्री कितनी 4, है ना, डिग्री कितनी 4। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है ना तो उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। उसकी जनरल फॉर्मेट ऐसी होगी, लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अब तक आपको थोड़ी छोटी चीज़ें क्लिक करनी लग गई होंगी, डिग्री क्या होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें आपको क्लिक करने लग गई ही होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो 0 डिग्री पॉलिनोमियल और 0 पॉलिनोमियल दो अलग अलग बातें हैं ना। 0 डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो ना, और सिर्फ 0 पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो पॉलिनोमियल p ऑफ x दैट इज इक्वल टू 0, है ना। कोई भी पॉलिनोमियल p ऑफ x दैट इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो वो 0 पॉलिनोमियल है। तो वो क्या है, 0 पॉलिनोमियल है। और क्या खास बात होती है, इसको ध्यान से क्यों देख रहे हैं, इसको ध्यान से इसलिए देख रहे हैं साहब, है ना, जज साहब, इसको ध्यान से देखने का पर्पस जो है ना वो ये है कि इसमें ये जो लिखा हुआ है ना 0, ये 0 के मल्टीप्लाई में कभी कोई बोल देगा सर मैंने देखा था इस 0 के मल्टीप्लाई में x की पावर 10 थी, तो अगर आपसे कोई पूछे तो इसकी डिग्री 10 बताना। फिर एक बच्चा आके बोलेगा नहीं सर मैंने खुद ने देखा था अपनी आंखों से, सर यहाँ पे x की पावर 7 थी 0 के मल्टीप्लाई में ना, पर क्या हुआ ना 0 था उसका कोएफिशिएंट, मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो वो आपको पावर दिख नहीं रही है ना। सर एक बच्चा आके बोलेगा 0 × x की पावर यहाँ पे 100 थी, है ना, कुछ भी बोलेंगे ना। तो बेसिकली 0 डिग्री पॉलिनोमियल में तो डिग्री 0 होती है ना, लेकिन 0 पॉलिनोमियल में डिग्री अनडिफाइंड होती है ना। इसमें डिग्री क्या होती है, इसमें डिग्री अनडिफाइंड होती है ना, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इसमें डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की वो आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि कोई भी आएगा बोलेगा कि 0 के मल्टीप्लाई में x पावर 5 था, 0 के मल्टीप्लाई में x पावर 9 था, 0 के मल्टीप्लाई में x पावर 100 था। लोगों का अलग अलग आंसर रहेगा इसमें, है ना, और समथिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव। अलग अलग इंसान के हिसाब से अगर उसकी पर्सपेक्टिव अलग अलग है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, तो उसको हम, है ना, नॉट डिफाइंड की कैटेगरी में डालने में ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सारे कोएफिशिएंट 0 हों तो उसको 0 पॉलिनोमियल बोला जाता है, उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये खास बात, इक्वालिटी ऑफ 2 पॉलिनोमियल, 2 पॉलिनोमियल आपस में बराबर कब होंगे, 2 पॉलिनोमियल आपस में बराबर कब होंगे, है ना। 2 पॉलिनोमियल आपस में बराबर तब होंगे जब उनके
कॉरस्पॉन्डिंग, पहली चीज़ तो उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए, दोनों पॉलिनोमियल की क्या होनी चाहिए, डिग्री सेम होनी चाहिए, है ना। और दोनों पॉलिनोमियल एग्जैक्ट एक दूसरे के सेम होने चाहिए, एग्जैक्ट एक दूसरे के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे मान लो 2 पॉलिनोमियल दे रखे हैं आपको, एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है और जी ऑफ एक्स ये दे रखा है, दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें भी डिग्री n है, इसमें भी डिग्री n है ना। अभी इसमें डिग्री m दे रखी है ना, लेकिन आगे क्या बोलेगा वो, आगे बोलेगा आर सेट टू बी इक्वल इफ द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x इन द 2 पॉलिनोमियल्स आर इक्वल, है ना। जो भी कोएफिशिएंट्स हैं लाइक पावर्स के वो सेम होने चाहिए, ठीक है। और अब देखो इसमें एक बात बोलिए, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, है ना, तो उस सिचुएशन में सारे के सारे कोएफिशिएंट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी पावर एक्स पावर जीरो वाला जो टर्म है इधर भी और इधर भी, है ना, ये दोनों एक्स पावर जीरो वाले जो टर्म्स हैं ना, उन दोनों के कोएफिशिएंट आपस में बराबर, यानी ए जीरो इक्वल टू बी जीरो, है ना, ए वन इक्वल टू बी वन, है ना, ए टू इक्वल टू बी टू, ठीक है ना, ए थ्री इक्वल टू बी थ्री एंड सो ऑन, ठीक है, ठीक है साहब। अच्छा जी, और उसके बाद में जितने सेम है उतने तो सेम है ना, बाकी जो बच गए, है ना, जैसे मान लो यहाँ पे डिग्री n है, यहाँ पे डिग्री m है। अब दोनों डिग्रीज में से क्या खास बात है कि एक डिग्री बड़ी है, m बड़ा है किससे, n से, m किससे बड़ा है, n से। भाई दो ही चीज़ें हैं, या तो इसकी डिग्री ज़्यादा होगी या फिर इसकी डिग्री ज़्यादा होगी, है ना, यही तो बात है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि दोनों की डिग्री सेम होगी तभी बराबर होंगे, है ना। बट आप ये सोचो कि अगर किसी एक पॉलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा है और एक की डिग्री कम है ना, तो जो ज़्यादा वाला डिग्री वाला है ना, उसमें कुछ टर्म ऐसी बच जाएंगी जिनसे कंपैरिजन करने के लिए ऊपर कोई बचेगा ही नहीं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, वो जो बची हुई सारी टर्म्स हैं उनके कोएफिशिएंट जीरो होंगे, उनके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, जीरो। जैसे मान लो m बड़ा है n से, है ना, तो m वाले में कुछ कोएफिशिएंट बच जाएंगे ना, तो वो सारे कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर मान लो n बड़ा हो जाए किससे, m से, तो इसमें एक्स्ट्रा टर्म्स बचेंगे, उनके कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे साहब, लास्ट में जीरो हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो दो, इन शॉर्ट याद रखो, दो पॉलिनोमियल बराबर तब होंगे जब दोनों की डिग्री बराबर हो, पहली बात, दोनों के सारे कोएफिशिएंट, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट सारे आपस में बराबर हो, यानी एक्स पावर वन वाला एक्स पावर वन के बराबर, वन वाले कोएफिशिएंट के बराबर, एक्स स्क्वायर वाला टर्म का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट के बराबर, है ना, एक्स क्यूब वाला कोएफिशिएंट एक्स क्यूब वाले कोएफिशिएंट के बराबर। एक एग्जाम्पल दे दो सर, तो एग्जाम्पल के तौर पर सुनो, है ना, अगर मैं कहता हूँ कि एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सर बार बार ये क्यों आ जाता है भाई, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है ना, बैच में आओगे तो पता चलेगा। और एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिखा हुआ है a माइनस वन, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस b प्लस थ्री टाइम्स एक्स प्लस में c माइनस 7, है ना, ऐसा कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। अगर कोई आके बोलता है कि p ऑफ एक्स और f ऑफ एक्स बराबर हैं, तो जब p ऑफ एक्स बराबर f ऑफ एक्स लिखेंगे तो p ऑफ एक्स का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और f ऑफ एक्स का मतलब है a माइनस वन टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस में b प्लस थ्री टाइम्स एक्स और प्लस में c माइनस 7, है ना। और एक काम कर लेते हैं, इसी में एक टर्म और लिख लेते हैं अपन, है ना, d माइनस वन एक्स क्यूब, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा d माइनस वन एक्स क्यूब, है ना, लिख लिया मैंने ऐसे ही, है ना, थोड़ा सा बताने के पर्पज़ से। तो अभी क्या होगा जब दो पॉलिनोमियल बराबर हैं, है ना, LHS और RHS बराबर है, तो दोनों साइड्स में एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट भी बराबर होंगे, एक्स के कोएफिशिएंट भी बराबर होंगे, कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट भी बराबर होंगे और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट भी बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है आपको, 1, और यहाँ पे कितना दिख रहा है a माइनस वन, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो a माइनस वन जो है ना वो 1 के बराबर होगा अगर, तो a किसके बराबर हो जाएगा, माइनस वन इधर आके प्लस 1, तो 2 हो जाएगा a का वैल्यू, a का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर b प्लस थ्री बराबर हो जाए माइनस 5 के ना, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे b प्लस थ्री और यहाँ पे माइनस 5 है, तो b प्लस थ्री जो है साहब वो किसके बराबर होगा, माइनस 5 के, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ c माइनस 7 जो कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और वहाँ पे कांस्टेंट टर्म 6 है, दोनों बराबर होंगे, तो c माइनस 7 इधर आके प्लस 7, तो 6 प्लस 7 तो 13 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट d माइनस वन है और वहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि मान लेंगे कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 है ना, भाई जिसका कोई नहीं होता उसका 0 तो होता ही है ना, जिस टर्म का कोई कोफिशिएंट नहीं है उस टर्म का कोफिशिएंट 0 तो है ही, है ना, ठीक है ना साहब। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे d माइनस वन और वहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0, तो d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 माइनस वन आगे प्लस 1, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। होप सो आपको ये कहानी समझ में आई होगी, है ना। दो पॉलिनोमियल को, है ना, इक्वेट करा के क्या फ़ायदा है जो आपको दिख गया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है, इसके आगे, ठीक है, हाँ जी, अगली बात क्या है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल्स, है ना।
कंप्लीट पॉलिनोमियल क्या होता है और इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना साहब। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n विच कंटेन्स ऑल पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स फ्रॉम 0 to n, है ना। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है ना, जिसकी डिग्री कितनी है n, और वो कंटेन करता है ऑल पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स फ्रॉम 0 से लेके n तक, 0 से लेके n तक सारी वेरिएबल की पावर्स वाली टर्म्स को वो कंटेन कर रहा है पॉलिनोमियल, अगर इज कॉल्ड कंप्लीट पॉलिनोमियल। जैसे एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x, है ना, प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x और माइनस में 6, है ना। तो ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है दिस इज बेसिकली अ कंप्लीट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 3 है और 3 पावर 2 पावर 1 पावर और 0 पावर सारे टर्म्स इसमें अवेलेबल हैं। तो दिस इज कंप्लीट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? कंप्लीट पॉलिनोमियल बोलेंगे, है ना। अदरवाइज इट इज सेड टू बी इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल। अगर मान लो इसमें कोई टर्म नहीं होती, मान लो 11x वाली टर्म नहीं होती या माइनस 6x स्क्वायर वाली टर्म नहीं होती या कांस्टेंट टर्म 0 होती, तो उस सिचुएशन में उसको इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल बोला जाता। फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल ये है ना, एंड कैन बी मेड कंप्लीट बाय राइटिंग 2x पावर 5 प्लस 0x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5, यानी जो टर्म नहीं है उसका कोएफिशिएंट 0 लगा करके वो वाली टर्म भी आप लिखेंगे अगर, तो वो इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल को आप कंप्लीट पॉलिनोमियल की फॉर्मेट में लिख सकते हो, राइट। क्या ये बात समझ में आई, है ना? डेफिनेटली आई होगी, है ना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है साहब। अगला पॉइंट है थ्योरम नंबर 1, है ना। थ्योरम 1 क्या कहता है ना सर? यहाँ पे भी थ्योरम आएंगी, इसमें भी थ्योरम आएंगी। थ्योरम क्या है? थ्योरम क्या है सर? थ्योरम क्या है? थ्योरम बेसिकली वो डिडक्टिव लॉजिक्स हैं, है ना, या वो बेसिकली हमारे स्टेटमेंट्स हैं, है ना, जो हम प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्रू है ना, जिनकी ट्रुथ हम प्रूव कर सकते हैं कि वो ट्रू है हमेशा, ठीक है। ऐसे चीज़ों को हम थ्योरम बोलते हैं, ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को हम थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली थ्योरम 1 कहता है इफ़ एटलीस्ट या फिर वन ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, है ना। तो वन ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स एफ एक्स एंड जी एक्स इज जीरो पॉलिनोमियल। अगर इन दोनों में से कोई एक पॉलिनोमियल अगर जीरो पॉलिनोमियल है, कोई एक पॉलिनोमियल अगर क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है ना, देन द प्रोडक्ट एफ एक्स इंटू जी एक्स इज ऑल्सो जीरो पॉलिनोमियल। तो इन दोनों पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट जो होगा वो भी जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो पॉलिनोमियल है और जी ऑफ एक्स आप कितना भी अच्छा पॉलिनोमियल ले लो, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ही ले लो, तो जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स करोगे, है ना, ये तो आपको पता होगा, दो पॉलिनोमियल को ऐड करेंगे, है ना, तो लाइक टर्म्स में लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगी। लाइक टर्म्स क्या होती हैं? जिनमें वेरिएबल की पावर सेम रहती है। वेरिएबल पोर्शन अगर टू टर्म्स का सेम है तो लाइक टर्म्स, अगर वेरिएबल पोर्शन सेम नहीं है तो अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स में लाइक टर्म्स ऐड करके हम दो पॉलिनोमियल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, जैसे करते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? जीरो, क्योंकि जीरो से आज तक जो मल्टीप्लाई हुआ है जीरो हो जाता है। होप सो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। थ्योरम नंबर 2, ठीक है ना। थ्योरम 1 में पढ़ा कि दो पॉलिनोमियल में से अगर कोई एक जीरो है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। आगे कहता है कि अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स बी टू नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स, है ना, दोनों के दोनों नॉन जीरो पॉलिनोमियल अगर हैं तो दोनों पॉलिनोमियल्स का जो प्रोडक्ट होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स वो भी नॉन जीरो पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? वो भी नॉन जीरो पॉलिनोमियल ही होगा। अगली बात, अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल आएगा उसकी डिग्री के बारे में पूछेंगे, उसकी डिग्री क्या होगी। तो जब दो पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी डिग्री ऐड होती है बेटा, है ना। दो पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई होंगे तो डिग्री क्या होगी? ऐड होगी। तो दैट्स वाई डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना। आप एग्जाम्पल पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि अगर मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ना, मतलब इसकी डिग्री 2 है, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है? 2 है, और जी ऑफ एक्स जो है वो x माइनस 7 है ना, यानी डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है? वो है 1, ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो
आपके इस पॉइंट के हिसाब से क्यूबिक पॉलिनोमियल आना चाहिए, यानी दोनों की डिग्री ऐड करेंगे तो दोनों के प्रोडक्ट में जो डिग्री होगी वो आएगी। तो 2 + 1 3, यानी इसकी प्रोडक्ट में डिग्री 3 आनी चाहिए। मैं चेक करता हूँ, x² - 2 को अगर x-7 से मल्टीप्लाई करें अगर, ठीक है ना साहब, तो x² को x से करेंगे x3, x² को -7 से -7x², 2 को x से तो माइनस का 2x, 2 को अगर x² से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -2x, -2 को -7 से तो प्लस का 14, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट आया, ये प्रोडक्ट क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। तो इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है इसकी डिग्री 3 है। तो वही मैं कह रहा था कि जब दो पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी डिग्रीज क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। रिजल्टिंग पॉलिनोमियल की डिग्री उन दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री के सम के बराबर होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है ना साहब। अगला पॉइंट आता है डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है साहब, बहुत ध्यान से समझें। डिवीजन एल्गोरिथम, जैसे मान लो दो पॉलिनोमियल है ना, f(x) और g(x). अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें तो डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से कुछ और पता है। हमें पता है जैसे एक नंबर है 17, उसमें 3 से डिवाइड किया, 3 5 = 15, रिमाइंडर आया 2। तो हम भी बोलते हैं कि जो डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है ना। डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है सर। हमें ये पता है, ये डिवीजन एल्गोरिथम होता है सर। हमें ये पता है कि हम ये जो 17 था ना उसको वापस पा सकते हैं 3 × 5 + 2 करके, है ना। ये हमें पता है ना। डिवीजन एल्गोरिथम ये होता है हमारे हिसाब से। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल यही डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स में भी होता है ना। कैसे होता है कि अगर मान लो एक पॉलिनोमियल p(x) था, है ना, उसमें आपने पॉलिनोमियल g(x) से डिवाइड किया, है ना, तो उस टाइम पे क्वोशिएंट जो आया वो q(x) आया और रिमाइंडर जो आया वो r(x) आया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर वहाँ पे f(x) लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी आप f(x) ही लिख लो ना, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल लिख लेते हैं। तो f(x) में आपने g(x) से डिवाइड किया, q(x) टाइम्स डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना आया, r(x) आया। तो उस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि f(x) जो होगा वो बराबर होगा gx × qx प्लस में rx किया ना, ठीक है ना साहब। हाँ, दिस इज बेसिकली डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या खास बात होती है, जैसे उधर हमें पता होता था कि जो रिमाइंडर होता था वो डिवाइजर से लेसर और 0 के इक्वल होल नंबर होता था ना, ठीक है ना। कोई भी होल नंबर, जैसे 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो आता था वो > 0 और <3 आता था, है ना। जो भी सारे होल नंबर्स हैं इस रेंज में, वो सारे होल नंबर्स बेसिकली रिमाइंडर हो सकते थे। वहीं इस डिवीजन एल्गोरिथम में रिमाइंडर जो होता है ना, वो रिमाइंडर की क्या खास बात होती है, रिमाइंडर पे भी बाउंडेशन होती है कि उसकी जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ rx, वो क्या होती है, वो लेसर होती है किससे, डिग्री ऑफ डिवाइजर से ना, यानी g(x) से, ठीक है साहब, हमेशा ना। वही सेम बात यहाँ लिखी हुई है कि अगर f(x) और g(x) 2 नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स हैं, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पॉलिनोमियल्स qx एंड rx सच दैट f(x) दैट इज इक्वल टू qx × gx प्लस में rx, जहाँ पे रिमाइंडर वाला जो पॉलिनोमियल होगा, यानी रिमाइंडर जो आएगा वो या तो 0 आएगा या फिर रिमाइंडर की डिग्री जो होगी वो g(x) से छोटी रहेगी, ना। रिमाइंडर 0 आ गया तब तो डिग्री नॉट डिफाइंड, और अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो उसकी जो डिग्री रहेगी वो डिवाइजर पॉलिनोमियल की डिग्री से हमेशा कम रहेगी, ठीक है। द पॉलिनोमियल q(x) इज कॉल्ड क्वोशिएंट r(x) को रिमाइंडर बोलते हैं। f(x) इज डिवाइडेड बाय g(x), देन डिग्री ऑफ q(x) जो होती है वो डिग्री ऑफ f(x) माइनस डिग्री ऑफ g(x) होती है ना, कि जो क्वोशिएंट पॉलिनोमियल आएगा उसकी डिग्री क्या होगी, तो वो मेन पॉलिनोमियल जिसमें डिवाइड कर रहे हो, डिविडेंड पॉलिनोमियल और डिवाइजर पॉलिनोमियल, दोनों के डिफरेंस में जो डिग्री होगी उसके बराबर होगी q(x) की डिग्री, ठीक है। अच्छा सर, पर्टिकुलर केस क्या कहता है कि अगर मान लो g(x) अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना, ax + b लिखा हुआ है मतलब लीनियर पॉलिनोमियल ना, लीनियर पॉलिनोमियल अगर है, ठीक है, और इधर r(x) इज इक्वल टू 0 या फिर r(x) की डिग्री लेस देन g(x) है ना, और g(x) की डिग्री 1 है ऑलरेडी, तो आपको क्या लगता है जो डिग्री ऑफ r(x) होगी वो 0 होगी, है ना। यानी लीनियर पॉलिनोमियल से अगर आप डिवाइड कर रहे हो, है ना, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो, लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने का मतलब डिवाइजर पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है ना, तो रिमाइंडर की डिग्री तो 1 से कम ही आएगी। 1 से कम डिग्री क्या होती है, या तो 0 या फिर रिमाइंडर 0, है ना, या तो डिग्री 0 वाला पॉलिनोमियल आएगा। डिग्री 0 वाला पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो या तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल रिजल्ट आएगा या फिर जीरो पॉलिनोमियल एज अ रिमाइंडर आएगा, ठीक है। चलिए
अगली बात करते हैं सब, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। एक बच्चा बोलेगा सर एक एग्जांपल बता दो डिवाइड करने का। तो भैया सर मान लो x-2 से डिवाइड करना है किसमें, x-2 से डिवाइड करना है किसमें, x² - 5x + 6 में ना, ठीक है ना साहब, +7 कर लो ना। तो कैसे डिवाइड करते हैं, पहली टर्म का डिवाइड करते हैं, है ना। यानी यहाँ पे फर्स्ट टर्म लीडिंग टर्म जो है यहाँ पे x² है और यहाँ पे लीडिंग टर्म x है, डिवाइड किया काटा तो x टाइम्स डिवाइड किया तो यहाँ पे x लिखेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को -2 से -2x, देन फिर माइनस प्लस ये कट जाते हैं, यहाँ पे -3x बचता है, प्लस में 7 आता है, फिर -3x में डिवाइड करते हैं अपन किसका, x का, ठीक है ना, x से x काटेंगे, -3 आएगा, यहाँ पे -3 लिखेंगे, -3 को x से मल्टीप्लाई किया -3x, -3 को -2 से तो प्लस का 6 आएगा, साइन चेंज प्लस माइनस ये दोनों कटेंगे, 7 - 6 1 बच जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन जो आया इस प्रोसेस में वो आया x-3 और जो रिमाइंडर आया है ना, रिमाइंडर जो आया वो आया कितना, जो यहाँ लिखा हुआ है विच इज़ 1। होप सो आपको ये डिवीज़न पता चला होगा कि कैसे करते हैं। पता है मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता थी, है ना, बट बहुत सारी चीज़ें जो आपको ऑलरेडी पता थी उसके बाद भी बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बेसिक ऐसी चीज़ है जो वीक नहीं रहनी चाहिए किसी भी हालत में। अगली बात अगर देखें कि इक्वेशन क्या होता है साहब, है ना, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है भाई, इक्वेशन क्या है ना। तो बेसिकली इक्वेशन है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स कंटेनिंग इक्वालिटी साइन, ठीक है ना साहब। ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जिसमें इक्वालिटी साइन आता है ना, जिसमें क्या आता है, इक्वालिटी साइन आता है ना, ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं ना। हाँ, इक्वालिटी साइन आना चाहिए, है ना। और इक्वालिटी साइन के दोनों तरफ क्या हो, इक्वालिटी साइन के दोनों तरफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रखे हुए हों, है ना, या कुछ एक्सप्रेशन रखे हुए हों ना। अब वो एक्सप्रेशन आपके, है ना, अगर मान लो वो एक्सप्रेशन आपके पॉलिनोमियल्स हुए तो पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी, वो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन लिखे हुए हो तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनेगी, है ना। अगर वो फंक्शन लिखे हुए होंगे तो वो फंक्शनल इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर, जैसे 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 सर समझ नहीं आया फिर से बताओ। तो भाई जैसे x² - 5x + 6 लिखा हुआ इधर, दैट इज इक्वल टू 0 लिख दिया तो दिस इज पॉलिनोमियल इक्वेशन ना। क्या हो गई है, पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन, है ना, ठीक है सर। अगर मान लो यहाँ पे इसी की जगह लिखा होता कि sin² थीटा -5 -7 sin थीटा प्लस में 4 दैट इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा होता तो ये क्या हो जाता, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो जाती, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, है ना, ठीक है। मतलब मैं ये ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि सॉल्व होगी या नहीं होगी, मैंने जस्ट रैंडम इक्वेशन बनाई है। ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अगर इसी की जगह मान लो f ऑफ x अगर लिखा हुआ है -7 टाइम्स f ऑफ x, है ना, प्लस में 4 ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगी, ये फंक्शनल इक्वेशन हो जाएगी ना, ठीक है ना साहब, समझ में आ रही बात, है ना। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट में। अगर कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट में इक्वलिटी साइन आ रहा है तो इक्वेशन तो है ही है ना। अभी उस इक्वेशन में जो इक्वलिटी साइन के दोनों तरफ जो लिखा हुआ है, जो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, वो एक्सप्रेशंस अगर पॉलिनोमियल हुए तो पॉलिनोमियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक हुए तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और अगर वो फंक्शन हुए तो फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है साहब। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगली बात, अभी इक्वेशन में जैसे मान लो आपने इक्वेशंस बहुत सॉल्व किए ना, है ना, ठीक है ना, इक्वेशन आपने बहुत सॉल्व की हैं। जैसे मान लो एग्जांपल देखते हैं ना, जैसे आपने सॉल्व किया होगा 7x + 5 दैट इज इक्वल टू -19, इसको सॉल्व किया है, बिल्कुल सॉल्व किया होगा, है ना। कैसे सॉल्व करते थे, +5 उधर जाएगा तो -5, 7x इक्वल टू -24 हो जाएगा, नहीं शॉर्ट में लिखता हूँ, तो -19 -5 -24 7 डिवाइड में आएगा तो ये x का वैल्यू आ जाता था, है ना। दिस x का वैल्यू इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना। हाँ, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, है ना। हाँ, ये बात तो क्लिक कर रही है। लेकिन अभी देखा जाए तो
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है ना, दैट इज इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करते थे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टर बनाते थे। क्या बनाते थे? फैक्टर बनाते थे। कैसे बनाते थे फैक्टर? इसको फैक्टराइज करते थे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करते थे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x को माइनस 3x माइनस 2x लिखते थे, प्लस में 6 लिखते थे, दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन, x माइनस 3 बचता था। इन दोनों टर्म्स में से माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3 बचता था। x माइनस 3 दोनों में से कॉमन, तो x माइनस 2 बचेगा, ठीक है ना साहब। और उसके बाद इंडिविजुअली, क्योंकि दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो है ना, दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो कब होगा? जब एटलीस्ट उन दोनों में से कोई एक तो जीरो हो ही हो, यानी या तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू 3 आता था, या फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0 करते थे तो x का वैल्यू 2 आ जाता था। क्लियर? अच्छा सर, समझ में आया। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है ना। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? उसको भी फैक्टराइज करके ही करेंगे। बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करेंगे? फैक्टराइज करके, है ना। फैक्टराइज करके ही सॉल्व करते थे। बस लीनियर इक्वेशन में क्योंकि एक ही डिग्री है तो फैक्टराइज करने पे भी एक ही फैक्टर, है ना, या दो फैक्टर बनेंगे, उनमें से एक फैक्टर कांस्टेंट हो जाएगा। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन तो बहुत आराम से आप सॉल्व कर लेते हो। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए, क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए, बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे जो एक्स के जो वैल्यूज़ निकलते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये वैल्यूज़ जो हों वो कैसे हों? रियल नंबर्स होना। ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यूज़ हमेशा क्या हों? रियल नंबर्स हों। कई बार ऐसा भी होगा कि ये वैल्यूज़ रियल नंबर्स नहीं होंगे। जब रियल नंबर्स नहीं होंगे तो क्या उनको हम सोल्यूशन बोलेंगे? नहीं, सोल्यूशन रियल नंबर्स होते हैं। सोल्यूशन क्या होते हैं? रियल नंबर्स। अच्छा, ओके। तो उस सिचुएशन में वो जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या होंगी? वो वैल्यूज़ जो होंगी बेसिकली जो रियल होती हैं या रियल नहीं भी होती हैं, है ना। एक्स की वो वैल्यूज़ जो रियल हैं या नहीं हैं, वो वैल्यूज़ इन ऑल उनको हम रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं ना। तो उस पर बात कर लेते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होता है। रूट ऑफ एन इक्वेशन मतलब क्या होता है ना। अगर कोई एक नंबर है a, है ना, उसको हम रूट ऑफ द इक्वेशन बोलेंगे अगर उस इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 में x की जगह पे मैं a डाल दूं तो जो बनेगा एफ ऑफ ए उसका वैल्यू भी कितना आ जाए? 0 आ जाए, है ना। यानी उसको सेटिस्फाई कर देना, है ना। इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं, दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स which satisfies the given equation, which satisfies the given equation, है ना, are called roots of the equation, roots of the equation। ठीक है ना साहब। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0, है ना, ये इक्वेशन लिखा हुआ है। इसमें अगर मैं बोलूँ कि पुट x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 2 रख दे, मान लो, तो 2 रखेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे x की जगह पे 2 डाला, 2 का स्क्वायर माइनस 5 x की जगह पे 2 डाला प्लस में 6 दैट इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड तो पहले से 0 है। अगर लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो गया तो मैं बोलूँगा कि इस वेरिएबल ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, क्योंकि LHS बराबर RHS दिखना चाहिए, है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस में 6, 6 और 4 10 होता है। 10 में से 10 माइनस करोगे तो इक्वल टू में भी 0 है और लेफ्ट में भी 0 आ गया ना। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होती हैं तो हम बोलते हैं कि इस वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। और सेटिस्फाई कर दिया मतलब ये x इक्वल टू 2 जो है इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन। ये बात समझ में आई, है ना। हाँ, अभी हम जो पढ़ रहे थे, है ना, पॉलिनोमियल, और उस पॉलिनोमियल से हमने सीधा स्विच कर लिया, पॉलिनोमियल से हमने सीधा स्विच कर लिया किस पे? इक्वेशन पे, है ना। ठीक है ना साहब, इक्वेशन पे स्विच कर लिया, ठीक है ना साहब, क्योंकि हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे हैं। बट मैं पॉलिनोमियल का बेसिक भी बिगाड़ना नहीं चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो पी ऑफ एक्स इक्वल टू अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। इन जनरल सारे पॉलिनोमियल के लिए ये बात बता रहा हूँ मैं। अगर पी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कोई भी एक पॉलिनोमियल है ना, तो उस सिचुएशन में दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स बिकम्स 0, है ना।
एक्स की वो वैल्यूज़ जिनके लिए पॉलिनॉमियल की वैल्यू बिकम्स ज़ीरो, ऐसी एक्स की वैल्यूज़ को हम जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल बोलते हैं, है ना। दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल p of x becomes zero are called zeros of the polynomial, zeros of the polynomials, ठीक है ना साहब, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई पॉलिनॉमियल है p of x दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना। तो इसमें x इक्वल टू 2 डालोगे तो p ऑफ 2 जो होगा वो हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस में 6, तो बेसिकली वो हो जाएगा 0, है ना। तो ये इंप्लाई करेगा कि x इक्वल टू 2 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, ठीक है। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। अगर इसी की इक्वेशन बनाएं, इसी पॉलिनॉमियल को जीरो के बराबर रखते हैं, इसी पॉलिनॉमियल को जीरो के बराबर रखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू जीरो करते हैं, है ना। तो उस सिचुएशन में भी x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाता है ना साहब। तो उस सिचुएशन में दैट्स वाई हम ये बोल देते हैं कि x इक्वल टू 2 इज़ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना साहब। बट क्योंकि मैंने आपको बताया कि रूट्स जो होंगे इक्वेशन के दे कैन बी रियल और इमेजनरी, है ना। रियल भी हो सकते हैं, इमेजनरी भी हो सकते हैं, रूट्स रियल भी हो सकते हैं और इमेजनरी भी हो सकते हैं। लेकिन किसी पॉलिनॉमियल के जो जीरोस होते हैं ना, है ना, वो हमेशा रियल नंबर्स होंगे ना। इमेजनरी जीरोस हम कंसिडर करते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में जीरोस के आगे हम इमेजनरी लिखते हैं। अगर हम सिर्फ जीरोस की बात कर रहे हैं तो जीरोस जो होते हैं बेसिकली वो रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? दोज रियल वैल्यूज, है ना, लिख रहा हूँ अलग कलर से, दोज रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वैल्यू ऑफ p ऑफ x बिकम जीरो आर कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स, है ना। अगर इमेजिनरी की बात करूँ तो इमेजिनरी सिर्फ रूट्स होते हैं ना, जीरोस इमेजिनरी नहीं हो सकते, है ना। यानी सर आपका कहने का मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब ये है बेटा कि अगर मान ले कोई पॉलिनॉमियल दे रखा है p ऑफ x दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, है ना, और एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0, है ना। मुझे पूछा इसके जीरोस निकालो ना, इसके जीरोस निकालो, जीरोस पता करो इसके, है ना, ठीक है। तो मुझे इसमें पता है कि x की कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जिसको यहाँ पे रखूँगा तो इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू ज़ीरो हो जाए, है ना। यानी मुझे पता है कि p ऑफ x जो है, जो कि बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, दैट कैन नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना, दैट कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, रियल वैल्यू ऑफ x। दैट्स वाई नो ज़ीरोस, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ज़ीरोस नहीं होंगे इसके, ना, ठीक है। ये बात क्लिक कर जानी चाहिए। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। इसको आप सॉल्व कर सकते हो बड़ी आसानी से ना। आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4 को उधर भेज के माइनस 4 कर सकते हो। फिर क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 लिखा हुआ है, सॉल्व नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, आप आयोटा वाला कंसेप्ट लगाओगे। आपको पता है कि अंडर रूट ऑफ -1 जो होता है ना वो आयोटा होता है, या फिर दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दें तो -1 इज बेसिकली आयोटा स्क्वायर। जब किसी इक्वेशन में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वेरिएबल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सम क्वांटिटी, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम माइनस साइन को रिप्लेस करते हैं आयोटा स्क्वायर से। तो यहाँ पे -4 को -1 इंटू 4 लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिख देंगे, तो ये 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली ना। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो साइन आते हैं प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस 2 आयोटा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना साहब। हाँ, 4 का स्क्वायर रूट 2, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट आयोटा, है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आया, तो भाई कोई बात नहीं, यहाँ पे देख एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये 4 आयोटा स्क्वायर उधर गया तो माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर हो गया, बेसिकली उसको 2 आयोटा का होल स्क्वायर बोल दिया, ठीक है ना साहब। तो फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया तो x प्लस 2 आयोटा और इंटू में x माइनस 2 आयोटा आ गया, ठीक है।
दैट इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात क्या समझ में आई यहाँ पे, सिंपल सी बात कि अगर x प्लस 2 आयोटा को 0 के इक्वल करोगे, ठीक है ना साहब, तो x का वैल्यू -2 आयोटा आएगा, और x -2 आयोटा को 0 के इक्वल करोगे तो x का वैल्यू प्लस का 2 आयोटा आएगा। तो बेसिकली दो वैल्यूज आ गई, प्लस का 2 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा। तो बेसिकली दोज आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जो मैंने बताया कि रूट्स कैन बी रियल और इमेजिनरी, बट जीरोज आर ओनली रियल नंबर्स, है ना। कभी अगर किसी क्वेश्चन में जीरोज से रिलेटेड इमेजिनरी पे बात करेगा भी ना, तो वो लिखेगा इमेजिनरी जीरोज, है ना, जीरोज के आगे एक वर्ड लगाएगा इमेजिनरी, है ना। हाँ, वो भी बहुत रेयर चांस है, बट जीरोज हमेशा रियल, और रूट्स कैन बी रियल और इमेजिनरी, सोल्यूशन आर बेसिकली रियल नंबर्स, है ना। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी कहानी क्लियर है, ये सारी कहानी क्लियर है, ये मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अगली बात क्या है, अगली बात क्या है, अगली बात है रिमाइंडर थ्योरम। बेसिकली ना, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है साहब, अगर एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, तो उस सिचुएशन में एफ ऑफ एच इज द रिमाइंडर व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एच। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी पॉलिनोमियल में, बड़े से पॉलिनोमियल में आप एक्स माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हो, मान लो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, उसमें आप एक्स माइनस 2 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो आप पता करना चाहते हो, तो वो जो रिमाइंडर होगा ना, वो किसके बराबर होगा, आप x -2 को 0 की इक्वल करो तो x का वैल्यू कितना है 2, तो इसमें पॉलिनोमियल में 2 पुट कर दो x की जगह पे, तो जो आंसर आएगा वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा, वही रिमाइंडर होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, दिस इज बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अगली बात फैक्टर थ्योरम क्या होता है कि अगर h इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 0, है ना, f ऑफ x इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन है, उसमें, है ना, h इस इक्वेशन का रूट है ना, है ना, तो x माइनस एच जो होगा ना वो फैक्टर होगा एफ ऑफ एक्स का, x माइनस एच क्या होगा, फैक्टर होगा उस इक्वेशन का। जैसे 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 सर ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0 ना, यानी बेसिकली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। और मुझे पता है कि अभी थोड़ी देर पहले 3 बार कम से कम x का वैल्यू 2 पुट करके चेक किया है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, x इक्वल टू 2 इज अ रूट, है ना, ये रूट है ना, रूट ऑफ द इक्वेशन है ना। तो इसका मतलब ये फिक्स है कि इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर x माइनस 2 होगा ही होगा। इस 2 को जैसे आप लेफ्ट में बुलाओगे तो जो x माइनस 2 बनेगा वो इसका एक फैक्टर होगा ही होगा। आप इसको फैक्टराइज करके देखोगे तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, x माइनस 2 और x माइनस 3। दिस इज बेसिकली फैक्टर थ्योरम, जो बताता है कि अगर x इक्वल टू 2 इसका रूट है तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा, x माइनस 3 अगर इसका एक फैक्टर है तो x इक्वल टू 3 इसका एक रूट होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगली बात वीटाज रिलेशन, है वीटाज रिलेशन से पहले बता दूं, जनरली अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो आपके पास है पी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, तो इसका अगर हमें रूट्स पता करने हैं ना, रूट्स पता करने हैं तो क्या करेंगे, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। फैक्टराइज करना तो आपके पास में एक तरीका है ही, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। डायरेक्टली एक्स की जो वैल्यू होगी वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a के बराबर होता है। अच्छा सर, बात समझ में आ गई। अगली बात क्या है कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालेंगे, जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने उसके रूट होते हैं, जितनी डिग्री उतने रूट, जितनी डिग्री उतने रूट, है ना। अब उनमें से कितने रियल कितने इमेजिनरी वो डिपेंड करता है इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डिग्री कितनी है 2 है, तो कितने रूट होंगे 2 होंगे। मान लेते हैं वो दोनों रूट अल्फा और बीटा हैं। अगर दोनों रूट क्या है, अल्फा और बीटा अगर हैं, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए। अब ये बी और ए क्या है भाई, बी तो एक्स का कोएफिशिएंट है और ए जो है ना वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना, तो दोनों रूट्स का सम, अल्फा और बीटा दोनों का सम माइनस बी बाई ए के बराबर हमेशा होता है, और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर होता है हमेशा। किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के हमेशा बराबर होता है ना। यह हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात, है ना। अगर मैं बात करूं वीटाज रिलेशन, है ना, अगर मान लो कोई क्यूबिक इक्वेशन आपको दे रखी है ना, क्यूबिक इक्वेशन आपको दे रखी है, जैसे ये इक्वेशन है ना, ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना, ये क्यूबिक इक्वेशन है। इसके 3 रूट हैं, अल्फा बीटा और गामा, है ना। तो सिचुएशन में तीनों का सम जो होगा वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा।
दो का प्रोडक्ट का सम यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वो सी बाई ए के बराबर होगा, और तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वो माइनस डी बाई ए के बराबर होगा। ये बात याद रखनी है, ठीक है। एंड इट इज़ कन्वीनियंट टू राइट, जो सेकंड वाला रिलेशन है ना अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, उसको थोड़ा सा तरीके से अगर लिखना चाहें तो वो होता है ए टाइम्स बीटा प्लस गामा प्लस बीटा गामा, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करने में या चीज़ें दिखाई देने में थोड़ा सा अच्छा रहता है। अगर मैं बात करूँ वीटास रिलेशन फॉर डिग्री 4 वाला पॉलिनोमियल है ना, यानी ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, अगर इतना बड़ा पॉलिनोमियल है, डिग्री 4 है, तो 4 रूट होंगे अल्फा बीटा गामा और डेल, और ये चारों रूट्स अगर हैं तो 4 रिलेशन बनेंगे वीटास के, है ना। 4 रिलेशन बनेंगे, पहला होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल दैट इज माइनस बी बाई ए, दो का प्रोडक्ट इज सी बाई ए, तीन का प्रोडक्ट का सम दैट इज माइनस डी बाई ए, चार के प्रोडक्ट का सम दैट इज ई बाई ए। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। सिग्मा 2 और सिग्मा 3 है ना, बीच वाले दोनों जो रिलेशन है उनको लिखने का कन्वीनियंट तरीका ये है, आप लिख सकते हैं ऐसे, आपकी चॉइस। बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स, है ना, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, दैट इज इक्वल टू 0, ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0, है ना। आपको पता है कि इसके दो रूट्स निकलेंगे अल्फा और बीटा ना, ठीक है, दो रूट निकलेंगे अल्फा और बीटा, ठीक है ना। बट वो दो रूट कैसे होंगे, रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे कि बराबर होंगे कि अलग अलग होंगे, क्या 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 क्या, है ना। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता है कि आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के रूट्स निकालोगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो पता है क्या हुआ, अंडर रूट के अंदर ये जो क्वांटिटी बैठी हुई ना, अंडर रूट के अंदर ये जो क्वांटिटी बैठी हुई है ना, दिस क्वांटिटी है ना इज बेसिकली कॉल्ड, है ना, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। और ये अंदर वाली क्वांटिटी ही बहुत कुछ बता देती है ना। ये अंदर वाली क्वांटिटी जो है ना डिस्क्रिमिनेंट, ये अंदर वाली जो क्वांटिटी है उसको हम डी बोलते हैं, कैपिटल डी, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। और अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, यानी अंडर रूट के अंदर ये लिखा हुआ टर्म जो है ना, इसका रिजल्ट 0 से अगर बड़ा होगा तो ये इंप्लाई करता है कि इक्वेशन हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना, ठीक है। अगर मान लो d बराबर है 0 के, तो उस सिचुएशन में इक्वेशन हैव टू इक्वल रियल रूट्स, ठीक है साहब। अगर मान लो d छोटा है 0 से, तो ये इंप्लाई करता है कि इक्वेशन हैव टू इमेजिनरी रूट्स, ठीक है साहब। इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। अभी एक बच्चा बोलेगा सर इमेजिनरी रूट्स के बारे में थोड़ा सा बता दो। भाई जैसे मान ले एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, किसी सिचुएशन में अपने पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके रूट्स निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ। कैसे निकालें, थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं यार, प्लस कर लेते हैं यहाँ पे ना, प्लस करने में भी काम नहीं चल रहा, यहाँ पे 7 कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो वैल्यू निकाली हमने x की, तो हो जाएगा माइनस बी यानी माइनस माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का 16 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 7 अपॉन में 2a यानी 2, है ना। ये हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, है ना, रूट्स निकाल रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। बेसिकली इसको हमने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0 से कंपेयर किया और a b c की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दी, ठीक है ना साहब। इस फॉर्मूले में रखी तो ये आया, इसको सॉल्व किया तो पता चला x इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 16 में से 4 7 28 माइनस करेंगे, तो 16 में से 28 जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 12 बचेगा, अपॉन में 2 आएगा। आपको पता था अंडर रूट में माइनस उनको आयोटा बोल देते हैं ऋषि सर, तो ये 4 प्लस माइनस, है ना, 12 का स्क्वायर रूट तो 2 रूट 3 होता है, और आपको होता है ना अंडर रूट का माइनस 1 कहाँ गया, उसको आयोटा लिख दिया ना, अपॉन में 2 का दोनों में डिवाइड कर दिया तो हो गया 2 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा ना। अच्छा, फिर एक बच्चा बोलेगा सर अलग अलग लिख लो, तो एक हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 आयोटा और एक हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 आयोटा ना, 2 माइनस रूट 3 आयोटा ना। तो फिर एक बच्चा बोलेगा सर कि ये दोनों जो रूट्स आए हैं, क्या ये दोनों रूट्स इमेजिनरी हैं? बिल्कुल हैं। क्यों है सर ये इमेजिनरी? क्योंकि जो अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी का रिजल्ट आया था ना, ये वाली क्वांटिटी का जो रिजल्ट आया था ना, वो रिजल्ट यहाँ पे देखो ध्यान से, माइनस का 12 आया। कितना आया? माइनस का 12 आया। माइनस 12 मतलब डी का वैल्यू माइनस 12 ना, डी का वैल्यू माइनस 12, और माइनस 12 छोटा होता है 0 से ना, माइनस 12 0 से छोटा होता है ना, दैट्स वाई
दैट्स वाई रूट्स कैसे आए, इमेजनरी आए। और फिर यहाँ पे आपको ये दिखाई दिया कि जो इमेजनरी रूट्स होते हैं ना वो दिखने में एक जैसे होते हैं, बस उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जो आयोटा वाली टर्म होती है ना, आयोटा जिस टर्म में आ रहा होता है उस टर्म का जो बेसिकली साइन होता है वो एक में प्लस और एक में माइनस होता है। तो ऐसे जो पेयर्स होते हैं रूट्स के, ऐसे जो पेयर्स होते हैं उनको कॉन्जुगेट पेयर्स ऑफ रूट्स बोलते हैं ना। और इमेजनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। इमेजनरी रूट्स कैसे आते हैं, हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं। होप सो ये बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, है ना। नेचर ऑफ रूट्स कंप्लीट। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान ही रखना है कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ना, ठीक है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है बेसिकली, है ना, जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, है ना, p ऑफ x दैट इज इक्वल टू, तो ग्राफ डिपेंड करता है लीडिंग कोफिशिएंट पे बहुत कुछ, लीडिंग कोफिशिएंट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है ना। अगर मान लो लीडिंग कोफिशिएंट यानी a का वैल्यू 0 से बड़ा है तो जो ग्राफ होगा ना वो अपवर्ड पैराबोला होगा, ऊपर की तरफ खुलेगा। पैराबोला ही होगा लेकिन अपवर्ड होगा ना, पैराबोला ही होगा लेकिन कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। और क्या खास बात होगी, इसका जो सबसे ये नीचे वाला पॉइंट दिख रहा है ना आपको, उसको वर्टेक्स बोलते हैं, उसकी कोऑर्डिनेट -b/2a, -d/4a होगा, है ना, ठीक है, -b/2a, -d/4a, है ना, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना, ठीक है। दिस इज बेसिकली दिस पॉलिनोमियल का ग्राफ, है ना। अगर a 0 से बड़ा है और बेसिकली वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट जो होंगे इसके, वर्टेक्स मतलब सबसे निचला पॉइंट, है ना। अब ये सबसे निचला पॉइंट है अगर, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, मिनिमम वैल्यू, है ना, मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -d/4a हो जाती है ना, ठीक है साहब, क्या हो जाती है, -d/4a हो जाती है, ठीक है। अगर मान लो एक बच्चा बोलेगा सर अगर मान लो पॉलिनोमियल p ऑफ x दैट इज इक्वल टू ax² + bx + c में a 0 से बड़ा ना हो तो भाई 0 से बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, 0 से छोटा होगा, है ना। भाई सिंपल सी बात है, अगर 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा ना, ऐसे, है ना, और 0 से छोटा होगा तो ऐसे बन जाएगा, है ना। और सर 0 होगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, x² वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो इसके और इसके बीच की जो सिचुएशन है ये वाली, ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। a<0 पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, मतलब सॉरी a<0 पे ग्राफ कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। डाउनवर्ड पैराबोला बना दिया मैंने, है ना, ठीक है। इस डाउनवर्ड पैराबोला की क्या खास बात रहेगी साहब, इसका भी वर्टेक्स रहेगा, वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, -b/2a, -d/4a, है ना। इस सिचुएशन में ये जो पॉइंट है सबसे ऊंचा पॉइंट है, यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी -d/4a। होप सो आपको ये समझ में आया होगा, है ना, बहुत ही अच्छे लेवल पे आपको समझ में होप सो आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, है ना। सर बहुत थ्योरी बता दी, है ना, थोड़े से क्वेश्चन हो जाए, बस अब क्वेश्चन ही है ना, बस अब क्वेश्चन ही है। सबसे पहली चीज़, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन। ये कोई इक्वेशन लिखी हुई है साहब, यहाँ लिख लेता हूँ इस इक्वेशन को सोल्यूशन में, है ना। क्या इक्वेशन लिखी हुई है, a - x b - x c - x प्लस में 1 दैट इज इक्वल टू 0। इसके 3 रूट्स हैं, कौन कौन है, अल्फा बीटा और गामा, है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, देन प्रूव दैट a b c विल बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन। इस इक्वेशन के रूट्स a b c होंगे, ठीक है। सबसे पहला काम, अगर a - x b - x c - x प्लस 1 के रूट्स अल्फा बीटा गामा हैं, तो आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, है ना, कि फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर x इक्वल टू अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो x माइनस अल्फा इस इक्वेशन का एक फैक्टर होगा। ऐसे ही x इक्वल टू बीटा अगर इस इक्वेशन का एक रूट है तो x माइनस बीटा इसका एक फैक्टर होगा। एज इट इज़ x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू गामा अगर इसका एक रूट है तो x माइनस गामा क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। तो मतलब इस चीज़ का फैक्टराइजेशन जो होगा ना, उसके 3 फैक्टर पता है अपने को, कौन कौन से, x माइनस अल्फा पता है क्योंकि अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं, तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा तीनों क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। मान लेते हैं तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल तो अपना आ रहा है, पर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल अलग अलग भी तो हो सकता है ना। तो क्या करेंगे ना, इसके आगे हम मान लेते हैं कि कोई k है ना,
फिर हम सोचेंगे कि इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएं और इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएं, तो क्या पता चलेगा उससे? उससे ये पता चलेगा कि k का वैल्यू जो होगा ना अपना वो -1 आ जाएगा। कैसे -1 आ जाएगा भाई? मैंने -x को -x से और फिर -x से मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ से माइनस का x³ आया, और यहाँ पे x को x से और x से मल्टीप्लाई किया तो x³ आया, और वो k से मल्टीप्लाई हुआ तो वो kx³ बना। ठीक है ना साहब? तो वहाँ से क्या पता चला? x³ से x³ कट गया, k का वैल्यू कितना आया? -1। तो मैंने यहाँ पे -1 डाल दूंगा k का वैल्यू ना, k का वैल्यू कितना डाल दूंगा? -1। तो ये बेसिकली अपना है a - x, b - x और c - x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का x - अल्फ़ा, x - बीटा और x - गामा। फिर एक बच्चा बोलेगा ना सर इसको उठा के उधर ले जाओ, इसको उठा के उधर पटको, इसको उठा के इधर पटको, है ना। मैंने कहा ठीक है। तो ये नेगेटिव टर्म में इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे x - अल्फ़ा, x - बीटा और x - गामा, प्लस में 1 एज इट इज, और इस पूरे टर्म को उठा के उधर ले गए हम, तो इस पूरे टर्म को उठा के उधर ले गए तो वो टर्म कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी ना। कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो माइनस का आ गया अपने पास में a - x और b - x और c - x। फिर एक बच्चे ने बोला सर एक काम और कर लो ना, इन तीनों ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लो, इन तीनों ब्रैकेट से क्या ले लो? माइनस कॉमन ले लो। तो 3 माइनस वो और 1 माइनस ये कितने हो जाएंगे? 4। 4 माइनस, इवन टाइम्स माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का हो जाता है, तो प्लस का हो गया। बेसिकली यहाँ से x को माइनस कॉमन लिया तो ये x - a हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया ये x - b हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया ये x - c हो जाएगा ना। तो यहाँ से पता क्या समझ में आया कि x - अल्फ़ा, x - बीटा, x - गामा तीनों का प्रोडक्ट प्लस में 1 जो एक्सप्रेशन है उसको फैक्टराइज कर सकता हूँ x - a इंटू x - b इंटू x - c में, यानी x - a इस पूरे एक्सप्रेशन का फैक्टर, x - b भी इसका पूरे एक्सप्रेशन का फैक्टर और x - c भी इस पूरे एक्सप्रेशन का फैक्टर। फैक्टर थ्योरम ने क्या बोला कि अगर x - a इसका फैक्टर है तो इसका एक रूट जो होगा ना वो a होगा। क्या होगा? a। अगर x - b इस पूरे एक्सप्रेशन का फैक्टर है तो इसका एक रूट b होगा, x - c इस पूरे का फैक्टर है मतलब c इसका एक रूट होगा, है ना। तो बेसिकली हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो इक्वेशन है यही बन रहा है ना, इधर ध्यान से चेक करो, x - अल्फ़ा, x - बीटा, x - गामा प्लस 1 बन रहा है ना उधर। ये जो एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइज करने पे ये आएगा, इसका मतलब ये है, और ऐसा आएगा तो इसका मतलब इसके 3 रूट a b c होंगे, हैंस प्रूफ। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत शानदार सवाल। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, है ना। ये बहुत शानदार जानदार दमदार सवाल है ना। सॉल्व द इक्वेशन दिस वन, है ना। इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और पहचानते कैसे हैं? सबसे पहली चीज़ तो पहचानना कैसे है ना सर, पहचाने कैसे कि ये इक्वेशन ऐसी 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 है, कैसे 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 इसको सॉल्व करेंगे ना। तो ऐसी इक्वेशन में ना खास बात देखो, दोनों तरफ से इसको आप रीड करो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे भी -10, यहाँ पे भी -10 और बीच में 26, तो सिमेट्रिकल हो गई ये इक्वेशन। क्या हो गई? ये इक्वेशन सिमेट्रिकल हो गई। जब एक इक्वेशन सिमेट्रिकल हो ना तब क्या करते हैं? सबसे पहला काम, जब भी एक इक्वेशन आपको सिमेट्रिकल दिखे तब क्या करते हैं? ये डिग्री 4 की इक्वेशन है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला काम, सिमेट्रिकल दिख रही है इसलिए सिर्फ क्या किया? डिवाइड बोथ साइड्स बाय x स्क्वायर, डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। डिवाइड किया तो x पावर 4 में एक्स स्क्वायर का डिवाइड, माइनस में 10x क्यूब में एक्स स्क्वायर का डिवाइड, प्लस में 26x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का डिवाइड, माइनस में 10x में एक्स स्क्वायर का डिवाइड, प्लस 1 में भी एक्स स्क्वायर का डिवाइड, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, x पावर 4 में एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, और माइनस 10x क्यूब में एक्स स्क्वायर का डिवाइड तो माइनस 10x आ गया, 26x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का डिवाइड तो 26 बच गया, माइनस 10x में एक्स स्क्वायर का डिवाइड तो माइनस का 10/x बच गया, 1/x स्क्वायर एज इट इज दैट इज इक्वल टू 0 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, है ना। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर वाला टर्म इस तरफ है, 1/x स्क्वायर भी इधर ले आओ, है ना, और फिर क्या करो ना, इसमें 2 जोड़ दो और 2 घटा दो। ठीक है, अच्छा सर ठीक है, आपने बोला कर दिया, बिना सोचे समझे आपने जो बोला वो किया हमने ना, ठीक है ना। अच्छा जी, और ये जो माइनस 10x और माइनस का 10/x है, दोनों में से -10 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1/x बच गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और ये जो 26 है, ये 26 की 26 एज इट इज है, दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा सर? इन तीनों टर्म्स के बारे में सोचेंगे ना। एक्चुअली 3 टर्म x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x लिखा हुआ है, x काट भी दिया था मैंने तभी 2 बचा हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 टर्म्स विल मेक x प्लस 1/x का क्या? होल स्क्वायर।
एक्स प्लस वन बाई एक्स का क्या बनाएंगे, होल स्क्वायर बनाएंगे। माइनस का जो ये 2 है ना वो 26 के साथ मर्ज हो गया और प्लस का 24 रह गया, और यहाँ पे माइनस का 10 टाइम्स एक्स प्लस वन बाई एक्स आ गया। ठीक है, अच्छा जी, दैट इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ तक की कहानी पकड़ में आई क्या? बिल्कुल आई होगी, है ना। ठीक है, तो सर आपने डिग्री 4 की इक्वेशन को ऐसे फॉर्मेट में लिख दिया। अब सर ऐसे फॉर्मेट में लिखने का क्या पर्पज़ ये है कि अब यहाँ से हम मान लेंगे कि x प्लस वन बाई एक्स जो है ना वो क्या है, वो y है ना, वो क्या है, y है। तो x प्लस वन बाई एक्स की जगह y लिखेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में 10y और प्लस में 24, दैट इज इक्वल टू 0। सर इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, बिल्कुल करेंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस में 10y को माइनस 6y और माइनस 4y ऐसे लिखेंगे और प्लस में 24, दैट इज इक्वल टू 0। दोनों में से y कॉमन लेंगे तो y माइनस 6 बचेगा, दोनों में से माइनस 4 कॉमन लेंगे y प्लस 6 बचेगा, y माइनस 6, जब भी बाहर माइनस कॉमन अंदर का साइन चेंज। ठीक है, जब दोनों में से y माइनस 6 कॉमन लोगे आप तो क्या बचेगा, y माइनस 4 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो y माइनस 6 को 0 के इक्वल और एक बार y इक्वल टू y माइनस 4 को 0 के इक्वल। ठीक है ना साहब। अच्छा, इतना करने के बाद में क्या हुआ, इतना करने के बाद में जब y माइनस 6 को 0 के इक्वल किया तो y का वैल्यू 6 आ गया और यहाँ से y का वैल्यू 4 आ गया। तो फिर उसके बाद में याद आया कि एक्चुअल में y क्या था, एक्चुअल में y क्या था, एक्चुअल में y सबसे बड़ी चीज़ y x प्लस वन बाई एक्स था। ठीक है ना, x प्लस वन बाई एक्स था। ठीक है, तो y की जगह x प्लस वन बाई एक्स लिखेंगे यहाँ पे, है ना। तो दैट इज इक्वल टू 6 और x प्लस वन बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 4, है ना। सिंपल सी बात है ना। सॉल्व किया, यहाँ पे x एलसीएम लिया, यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6, 6x को उधर फेंक दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x इधर आके माइनस 6x प्लस में 1 दैट इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन। और यहाँ पे भी एक्स एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू में 4, एक्स को उधर फेंका 4x हो जाएगा, इधर आएगा माइनस 4x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इनको सॉल्व कर ले, कौन से फॉर्मूला लगाएं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 6 का स्क्वायर प्लस का 36 माइनस 4 ऐसी तो माइनस का 4 अपॉन में 2, तो हो जाएगा 6 प्लस माइनस 36 में से 4 गया 32, 32 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 32 का स्क्वायर 4 रूट 2 होता है ना, अपॉन में 2 करेंगे, है ना। तो बेसिकली ये 3 प्लस माइनस 2 रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो पहले 2 रूट आ गए, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 माइनस 2 रूट 2, 2 रूट तो ये आ गए, 2 रूट यहाँ से आएंगे। तो x इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का 16 माइनस 4 AC यानी माइनस 4 अपॉन में 2, तो इट विल बी लाइक 4 प्लस माइनस ये रूट में 12 बचेगा, उसको 2 रूट 3 बोलेंगे डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से पता चलेगा कि 2 प्लस माइनस रूट 3 दूसरे 2 रूट आए, तो बेसिकली इस इक्वेशन के 4 रूट्स आ गए। ठीक है, आप इस इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हो कौन से इसको सेटिस्फाई करेंगे कौन से नहीं करेंगे। ठीक है ना, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस इक्वेशन के अपने कितने रूट्स आ गए साहब, 4 आ गए ना। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आया होगा, है ना, कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक हो सकती है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, है ना। हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑल द इंटीग्रल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं छोटी सी बात, है ना, छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो किसी भी इक्वेशन के अगर इंटीजर रूट्स हों, है ना, किसी भी इक्वेशन के क्या हों, इंटीजर रूट्स हों, है ना। जैसे मान लो कोई एक इक्वेशन है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, है ना। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे एक इक्वेशन बन जाएगी, है ना, आपको भी पता है। वो इक्वेशन क्या बनेगी कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बोल दिया मैंने, है ना, फिर उसको x माइनस 3 से भी मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 9x और प्लस 2x माइनस 6। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में 6, ऐसा कुछ इक्वेशन आएगी, है ना। ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के 3 रूट होंगे, है ना, जो कि आपको यहाँ से दिख रहे हैं 1, 2 और 3, है ना। इस इक्वेशन के 3 रूट हैं 1, 2 और 3। तो जब किसी इक्वेशन के 3 रूट आपको पता है और आपसे बोला जाए कि इसके रूट्स, ये रूट्स अगर मान लो गिवन नहीं होते और आपको ये इक्वेशन गिवन होती, फिर आपसे बोलता कि सर इसके इंटीजर रूट्स हैं या नहीं है, सिर्फ इसके इंटीजर रूट्स निकालो ना,
तो इंटीजर रूट्स निकालने से पहले हम पता क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं यार ये 6 जो यहाँ पे लास्ट टर्म है वो कैसे बना होगा। तो फिर दिमाग में क्लिक करेगा कि यहाँ पे अगर मान लो ये क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 फैक्टर रहे होंगे, और ये वाला कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हुए, तो -1 इंटू -2 इंटू -3 जब मल्टीप्लाई हुए 2 माइनस तो प्लस हो गए, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -3 माइनस का 6। तो ये जो -6 है ना ये ऐसे आया है। अच्छा, तो बेसिकली अगर किसी इक्वेशन के रूट्स इंटीजर्स हैं तो वो जो इंटीजर रूट्स होंगे वो बेसिकली यहाँ पे जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म जो आती है ना किसी भी पॉलिनोमियल या इक्वेशन में, जो लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म आएगी उस कांस्टेंट टर्म के डिवाइजर्स होते हैं। कांस्टेंट टर्म के क्या होते हैं? डिवाइजर्स। हम सोच सकते थे कि -6 में किस किस का डिवाइड जा सकता है, तो एक बच्चा बोलेगा सर +1 या -1 का डिवाइड जा सकता है, +2 या -2 का डिवाइड जा सकता है, +3 या -3 का डिवाइड जा सकता है, या +6 -6 का डिवाइड जा सकता है। तो इन्हीं में से वो रूट्स होते हैं हमेशा जनरली, है ना। दिस इज़ बेसिकली वेल नॉन फैक्ट, है ना। अब इस चीज़ का हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ कैसे करेंगे वो ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दे रखी है हमें 5x³ - 11x² प्लस में 12x माइनस में 2, है ना, दैट इज इक्वल टू 0। तो मैंने जो कांस्टेंट टर्म है ना उसके डिवाइजर्स लिख लिए, डिवाइजर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, डिवाइजर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है साहब? -2 के डिवाइजर्स लिखे हैं ना हमें, तो वो डिवाइजर्स +-1 या +-2 में से कुछ हो सकते हैं ना। तो हमने इस एक्सप्रेशन, इसका ये जो इक्वेशन है ना इसमें से पॉलिनोमियल अलग कर लिया। पॉलिनोमियल अलग किया तो पता चला वो पॉलिनोमियल है 5x³ - 11x² प्लस 12x माइनस 2, क्योंकि इंटीजर रूट्स बोले हैं उसने। कैसे रूट्स बोले हैं? इंटीजर। तो इंटीजर तो रियल नंबर्स होते हैं, तो ऐसे रूट्स जो रियल होते हैं वो बेसिकली उस इक्वेशन में से पॉलिनोमियल अलग कर लोगे तो उस पॉलिनोमियल के जीरोस भी होते हैं, है ना। ऐसे रूट्स जो रियल हैं वो जीरोस भी बन जाते हैं, जीरोस की एक्टिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि x² - 5x + 6 में x = 2 जो था वो 0 भी था, और अगर उसकी इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन का रूट भी था, राइट। तो बेसिकली रियल रूट्स जो होते हैं ना वो जीरोस का काम करते हैं। तो अगर इंटीजर्स देखे जाएँ तो वो रियल नंबर है, तो +1 - 1 +2 - 2 अगर इसके जीरोस हैं तो वो उस इक्वेशन के रूट भी होंगे। तो मैंने इस पॉलिनोमियल में +1 पुट किया, -1 पुट किया, +2 पुट किया, -2 पुट किया, चेक किया कि किसी पर भी अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो वो जीरोस भी होंगे, है ना। तो चेक किया तो 5 × 1 का क्यूब -11 × 1 का स्क्वायर प्लस 12 × 1 और -2, है ना। तो ये 5 - 11 तो -6 और प्लस में 12 तो प्लस का 6 और -2 तो वो आ गया 4, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो x = 1 इसका एक रूट या 0 नहीं है इक्वेशन का, ठीक है। फिर -1 पुट किया तो -5 प्लस का 11 -12 और -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो ये भी एक रूट नहीं हो सकता। फिर 2 पुट किया इसमें तो 5 × 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, -11 × 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 12 × 2 हो जाएगा और माइनस में 2 हो जाएगा। तो ये 40 - 44 तो -4 और -2 -6 और प्लस का 24, तो प्लस का 18 आ रहा है ना, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। और -2 पुट किया तो कितना आएगा? -2 का क्यूब करेंगे -8 तो 5 × -8 -11 × -2 का स्क्वायर प्लस का 4 प्लस 12 × -2 और -2, है ना, विच इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो बेसिकली 4 इंटीजर्स पॉसिबल थे, या 4 इंटीजर्स में से ही पॉसिबिलिटी थी कि इनमें से ही कोई इसका इंटीजर रूट हो सकता है ना, जो कि बेसिकली -2 के डिवाइजर्स थे। वो चारों ही रूट्स नहीं हैं, दैट्स वाई इट इम्प्लाइज दैट नो इंटीग्रल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, नो इंटीग्रल रूट्स आर देयर फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है साहब, ये बात आपको समझ में आई होगी, बहुत ही शानदार बात। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। कुछ थ्योरम्स, है ना, जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। क्या कहता है ये थ्योरम? कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन जिसके डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है हैज़ एटलीस्ट 1 0 इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली, कॉम्प्लेक्स नंबर सारे नंबर्स के कह सकते हैं कि बड़े बुजुर्गों में से है ना, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के ही का ही एक पार्ट रियल नंबर्स होते हैं जो हम क्लास 10th तक पढ़ते हैं, और क्लास 11 से जो पढ़ते हैं इमेजिनरी नंबर्स, है ना, स्कूल पैटर्न के हिसाब से, है ना। इमेजिनरी नंबर्स जो क्लास 11th में हम पढ़ते हैं
तो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स दोनों किसके पार्ट है? कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो किसी भी इक्वेशन के जिसकी डिग्री 1 या उससे ज़्यादा है, उसके जितनी डिग्री है उतने ही उसके रूट्स होंगे, और वो रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से होंगे। क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से होंगे, ठीक है ना। और बेसिकली पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 1 या उससे ज़्यादा है, उसका एटलीस्ट एक ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होगा ही होगा ना, ठीक है ना। अगर रियल ज़ीरो नहीं होगा तो इमेजिनरी ज़ीरो होगा ही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री, है ना, एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज़ n रूट्स एंड नो मोर। जितनी डिग्री है उतने ही रूट्स होंगे हमेशा। किसी भी इक्वेशन की अगर डिग्री n है तो उसके n रूट्स होंगे ही होंगे, है ना। हो सकता है उसमें से कुछ रियल कुछ इमेजिनरी हो, लेकिन n रूट्स होंगे ही होंगे, ठीक है। चलिए, दिस इज थ्योरम 6। थ्योरम 7, इन एन इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट्स, अगर कोई इक्वेशन है उसके सारे कोएफिशिएंट रियल हैं, कोएफिशिएंट पता है ना, सारे वेरिएबल्स के साथ में अटैच्ड जो कांस्टेंट नंबर है ना, वो सारे कोएफिशिएंट अगर रियल हैं तो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर्स। बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं। अगर एक 2 + 3 √3 आयोटा आया था तो दूसरा 2 - √3 आयोटा आया था, जो लोग कॉन्जुगेट पेयर में आए थे, राइट। अगली बात है, एवरी इक्वेशन ऑफ एन ऑड डिग्री हैविंग रियल कोएफिशिएंट्स। कोई भी इक्वेशन है जिसकी डिग्री ऑड है, डिग्री कैसी है? ऑड है, और उसके कोएफिशिएंट अगर रियल हैं तो उसका एटलीस्ट एक रियल रूट तो होगा ही होगा। एंड उसके पीछे रीज़न ये है कि कॉम्प्लेक्स रूट जब भी आते हैं तो वो पेयर में आते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में अगर डिग्री मान लो उसकी 5 है तो उसके अंदर अगर कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे भी अगर, तो या तो 2 रूट होंगे या 4 होंगे, है ना। 5 नहीं हो सकते कॉम्प्लेक्स रूट, है ना। अगर रियल कोएफिशिएंट हैं तो 5 रूट इमेजिनरी एक साथ नहीं हो सकते, है ना। 5 रूट कॉम्प्लेक्स नंबर में से नहीं हो सकते इमेजिनरी वाले, डेफिनेटली 2 होंगे या 4 होंगे। तो एक या उससे ज़्यादा रियल रूट्स होते ही होते हैं ऑड डिग्री के रियल कोएफिशिएंट वाले पॉलिनोमियल इक्वेशन में, ठीक है। चलिए, अगली बात क्या है? थ्योरम 8, इन एन इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट्स। बहुत ध्यान से समझना, रियल की जगह अब रैशनल हो गया है, ठीक है। रियल का भी एक बहुत छोटा हिस्सा रैशनल, है ना। हाँ, और अगर किसी इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स रैशनल नंबर होते हैं, अगर कोएफिशिएंट कैसे हैं? रैशनल नंबर्स हैं, तो उस सिचुएशन में जो रूट्स होंगे ना, इर्रेशनल रूट्स जो होंगे वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे। किस में आएंगे? कॉन्जुगेट पेयर्स में। इसका एग्जांपल है हमारे पास, है ना। अगर अभी वाली इक्वेशन देखें यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप, है ना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो x² - 6x + 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है ना, इसके अंदर x² का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट -6 और कांस्टेंट टर्म 1, सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं? सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं ना। दैट्स वाई क्या बोल सकते हैं हम ये बोल सकते हैं कि सारे कोएफिशिएंट रैशनल हैं, तो जो रूट्स आएंगे वो कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे। इर्रेशनल नंबर्स आए अपने 3 + 2√2 और 3 - 2√2, है ना, दोनों कॉन्जुगेट पेयर्स में इर्रेशनल रूट्स हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। अगली बात पे बात करते हैं, थ्योरम नंबर 9, है ना। थ्योरम नंबर 9 क्या कहते हैं? अगर मान लो कोई रैशनल नंबर p/q, ठीक है ना साहब, जिसमें p और q का GCD 1 है, p और q रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, वो अगर इक्वेशन का एक रूट है, इस इक्वेशन का अगर एक रूट है p/q, तो उसमें क्या खास बात होगी कि जो p होगा ना वो तो डिवाइजर होगा a0 का, है ना। a0 का मतलब कांस्टेंट टर्म का, न्यूमरेटर जो होगा वो कांस्टेंट टर्म का डिवाइजर होगा, और जो डिनोमिनेटर q होगा वो लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट जो होगा उसका डिवाइजर होगा, हमेशा फिक्स है, ठीक है। आप इस चीज़ को चेक ऐसे भी कर सकते हो कि 2x - 1 और x - 2 एक को मल्टीप्लाई करके आप एक पॉलिनोमियल बनाइए, है ना। फिर आपको पता है कि इस इक्वेशन का एक रूट हाफ है और एक रूट 2 है ना। तो क्योंकि हाफ इसका एक रूट है तो जो न्यूमरेटर होगा वो कांस्टेंट टर्म का एक फैक्टर या डिवाइजर होगा, और डिनोमिनेटर जो होगा वो लीडिंग टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा उसका एक डिवाइजर होगा, ठीक है। हाउ टू सॉल्व दिस? क्या लगता है आप लोग खुद सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को या मैं सॉल्व करवाऊँ? क्या लगता है अभी बताओ, है ना। आप तो कैसे बताओगे लेकिन ये क्वेश्चन मुझे लगता है मुझे होमवर्क में देना चाहिए आपको, है ना। बट मैं देखता हूँ आपको होमवर्क में देने के लिए अगर मेरे पास और कुछ है। चलिए, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में मैं आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ठीक है। दिस इज़ होमवर्क क्वेश्चन है ना, आप लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को बनाने का, है ना। देखिए कैसे बनता है ये क्वेश्चन, है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होगा ना, इक्वेशन ऐसी नहीं आएगी डायरेक्टली कि क्वाड्रेटिक आ गई, क्यूबिक आ गई, है ना, बाई क्वाड्रेटिक आ गई, वीटा से रिलेशन से क्वेश्चन आ गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको पता चलेगा कोई मेथड ही नहीं लग रहा, फिर उसमें लगाना पड़ेगा मैनिपुलेशन ना। आपको अलग अलग तरीके से दिमाग लगा के देखना पड़ेगा कि मैं क्या चीज़ को क्या लेट करके कैसे गायब करूं कि इक्वेशन एक सिंपलर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए ना। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग लगानी पड़ेगी थोड़ी सी, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, आओ ज़रा इस पर बात करते हैं। ये AMC 2020 का क्वेश्चन है, AMC 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। रियल नंबर्स x एंड y सेटिस्फाई x प्लस वाई इक्वल टू 4। पहली बात गिवन है कि x प्लस वाई का वैल्यू 4 है, x इंटू वाई -2 है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो हमें बतानी है, तो इसको इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है ना साहब। अब इसमें हम क्या चेंजेस कर रहे हैं वो ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, है ना, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा, थोड़ा सा इसमें बदलाव करते हैं ना। ये जो x लिखा हुआ है ना, इसमें x² का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा x³ अपॉन में x², है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। x को x³ अपॉन x² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर उसके साथ में ये वाली टर्म उसके साथ लिख दो ना, यानी y³ अपॉन में x² उसके साथ लिख दो, ठीक है साहब। फिर बोला कि y को है ना y³ अपॉन y² लिख सकते हैं, तो बोला बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर उसके साथ में x³ अपॉन y² लिख दो, तो ये लिख दिया। अच्छा सर, ऐसा करने से क्या हो जाएगा सर, ऐसा करने से क्या ही हो जाएगा भाई, ऐसा करने से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि अभी इन दोनों टर्म्स का एलसीएम कितना आ रहा है, x² आ रहा है, क्या आएगा ऊपर x³ प्लस y³, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम कितना आ रहा है, y², क्या आएगा ऊपर y³ प्लस x³। तो x³ प्लस y³ यहाँ पे भी लिखा हुआ है और x³ प्लस y³ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, दोनों में से कॉमन ले लिया x³ प्लस y³, ठीक है सर। आप कह रहे हो वैसे वैसे कर रहे हैं, है ना, कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे 1/x² प्लस 1/y²। अब क्या करें, अब सिंपल सा काम है, दोनों का एलसीएम ले लो। x³ प्लस y³ हमारे पास ऑलरेडी है, और यहाँ से x² y², ठीक है ना साहब, x² प्लस y² इन द न्यूमरेटर, ठीक है। अच्छा जी, तो बेसिकली हमारे पास ये टर्म आ गई। अब क्या करें, x³ प्लस y³ को फैक्टराइज कर लेते हैं, x प्लस वाई इंटू x² प्लस y² माइनस में xy, इसमें फैक्टराइज कर लिया, और x² प्लस y² ऑलरेडी हमारे पास है, अपॉन में x² y² आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है सर, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू कैसे निकालें सर बताओ, तो भाई बहुत ध्यान से सुनो। हमें x प्लस वाई 4 दे रखा है, x प्लस वाई हमें कितना दे रखा है 4, और एक्स वाई का प्रोडक्ट यानी x इंटू वाई कितना दे रखा है, वो -2 दे रखा है। तो अगर हमारे पास x² प्लस y² की वैल्यू भी हो ना, तो हम खटाक से इसको ख़त्म कर देंगे ना। तो क्या करें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, x² प्लस y² प्लस में 2xy होता है ना, ठीक है साहब। हाँ जी, तो x प्लस वाई की जगह 4 डालेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना साहब, दैट इज इक्वल टू x² प्लस y² एज इट इज, प्लस में 2xy में x इंटू वाई की जगह -2 डालोगे तो 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, -4 इधर आके +4, तो बेसिकली ये x² प्लस y² की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, x² प्लस y² की वैल्यू अपनी हो जाएगी 20, है ना। अब हम वैल्यू डाल रहे हैं, क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं, है ना। तो x प्लस वाई की जगह क्या वैल्यू डालूँ बताओ, x प्लस वाई की जगह 4, ठीक है ना साहब, और x² प्लस y² की जगह 20 माइनस xy की जगह पे -2, तो माइनस +2 हो जाएगा, और x² प्लस y² की जगह 20 अगेन, है ना, और डिनोमिनेटर में x² इंटू y² है विच इज़ xy का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा नीचे, 4 से 4 काट दिया, 20 + 2 22 हो जाएगा, 22 इंटू 20 करेंगे तो ये 22 का डबल 44, 440 आ जाएगा, 440 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, है ना। एक्सप्रेशन देख के डरना नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, कैसे मैनिपुलेट करके उसको ऐसी टर्म्स में कन्वर्ट कर दें। कुछ बच्चे ऐसे भी दिमाग लगाएंगे कि x प्लस वाई 4 है, x इंटू वाई -2 है, तो सर एक काम कर लेते ना, हाँ x और y की इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, तो वो जो ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो शॉर्ट में इसको निपटाया अपन ने, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ जी, ये तो फेवरेट सवाल है। x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू 44 है,
y इंटू जेड प्लस एक्स 50 है और z इंटू एक्स प्लस वाई 54 है। कैसे सॉल्व करें, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो क्या करेंगे, पहली चीज़ तो सोल्यूशन में क्या करेंगे ना, इन सबको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई एक्स जेड दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 44 है ना। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा वाई जेड प्लस एक्स वाई है ना दैट इज इक्वल टू 50, और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स जेड प्लस में वाई जेड है ना दैट इज इक्वल टू 54। ये 3 इक्वेशन हो गई साहब। जब भी 3 इक्वेशन में ऐसा हो कि 3 इक्वेशन में बेसिकली 3 चीज़ें लिखी हुई हो दो दो के सम के फॉर्मेट में ना, जैसे a प्लस बी अगर 5 है, b प्लस सी 6 है और c प्लस ए 3 है, तो क्या करते हैं, आपको a b c अगर निकालना है तो तीनों को जोड़ दो पहले है ना, तीनों इक्वेशन को जोड़ दो। तो यहाँ पे भी तीनों चीज़ें सेम है, देखो यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे एक्स जेड, यहाँ पे एक्स जेड है ना, और यहाँ पे वाई जेड, यहाँ पे वाई जेड है ना। तो तीनों में बेसिकली 3 चीज़ें दो दो के सम के फॉर्मेट में लिखी हुई हैं। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे हैं, अलग अलग इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे उस पर बात करनी थी, वही बात चल रही है अपनी। तो क्या करेंगे, तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तो बेसिकली एक्स वाई प्लस एक्स वाई तो हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स वाई, वाई जेड प्लस वाई जेड 2 टाइम्स वाई जेड, ठीक है, और जेड एक्स प्लस जेड एक्स तो 2 टाइम्स जेड एक्स, 2 कॉमन आ गया, 44 50 और 54 तीनों को ऐड किया तो 50 और 50 100, 100 और 40 140, और ये 8 और हो जाएगा तो 148 हो जाएगा। 2 से इधर डिवाइड कर दोगे, ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है ना दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 74 हो जाएगा है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 4 आने के बाद में आप इसमें से एक्स वाई प्लस एक्स जेड की जगह 44 डाल दोगे ना, एक्स वाई प्लस एक्स जेड की जगह जैसे आप 44 डालोगे तो इसका पहला फॉर्मेट है ना कि 44 प्लस वाई जेड है ना दैट इज इक्वल टू 74। तो यहाँ से वाई जेड कितना निकल के आएगा, 44 उधर जाके 74 में से माइनस हुआ तो 30 आ गया ना। फिर इसी में क्या हुआ आगे कि हमने एक्स वाई प्लस वाई जेड की वैल्यू डाल दी, एक्स वाई प्लस वाई जेड की वैल्यू 50 डाल दी, तो ये हो गया 50 प्लस जेड एक्स है ना दैट इज इक्वल टू 74। तो जेड एक्स कितना आ गया, जेड एक्स 24 आ गया, बहुत बढ़िया। फिर इसी में हमने जेड एक्स प्लस वाई जेड की वैल्यू डाल दी, वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 54 डाल दी, तो 54 प्लस जो बचा विच इज़ एक्स वाई दैट इज 74। तो यहाँ से एक्स वाई कितना आ गया, यहाँ से एक्स वाई 20 आ गया, ठीक है सर। ये 3 चीज़ें आ गई। अब ये 3 चीज़ें दो दो का प्रोडक्ट है, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ वाई जेड, यहाँ जेड एक्स। जब दो दो का प्रोडक्ट 3 पार्ट्स में दिया हुआ हो तो क्या करें, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेसिकली एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स कर दो, तो इधर भी 30 इंटू 24 इंटू 20 हो जाएगा। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा, ये बेसिकली एक्स वाई जेड का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। एक्स भी 2 बार, वाई भी 2 बार, जेड भी 2 बार है ना, तो एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। और इधर क्या हो जाएगा, 2 बार तो 0 आ ही गया है ना, 2 बार तो 0 आ ही गया, और 24 2 ज़ा 48, 48 3 ज़ा 144 हो जाएगा। अच्छा जी, इसका दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लोगे तो एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 144 का तो 12 होता है और डबल 0 का सिंगल 0, और स्क्वायर रूट लेते तो 2 साइन प्लस और माइनस। बहुत शानदार। अभी हमें मान लो x का वैल्यू चाहिए ना, तो मैं इसी एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 120 में इस इक्वेशन का डिवाइड कर दूंगा विच इज़ वाई जेड, और इधर 30 का डिवाइड है ना। हाँ, तो ऐसे करने से क्या होगा, यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस का 120 में 30 का डिवाइड तो 4 आ जाएगा। बहुत शानदार है ना। और एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू जो प्लस माइनस का 120 था, इसी में अगर मैं जेड एक्स इक्वल टू 24 का डिवाइड कर दूँ दोनों साइड्स में, जेड एक्स और यहाँ पे 24, तो एक्स से एक्स, जेड से जेड कट जाएगा, वाई इक्वल टू 24 से डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस का 5 आ जाएगा। और इसी इक्वेशन एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 120 में अगर मैं एक्स वाई इक्वल टू 20 का डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे 20, तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, जेड इक्वल टू प्लस माइनस का 6 आ जाएगा। तो बेसिकली 3 सोल्यूशंस आ गए अपने है ना, 4 5 और 6। होप सो आपको समझ में आया होगा ये सवाल। इस टाइप से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आपको सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस मिल जाएं तो अच्छा रहेगा है ना। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, आप यही सेम चीज़ जो अभी आपने सीखी है वो इसमें इम्प्लाई करें है ना। इस क्वेश्चन में आप वो चीज़ इम्प्लाई करें। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन पिछला। नेक्स्ट क्लास में जब मेरा लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो ओलंपियाड बेस कैंप की क्लास होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को और पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली इस क्लास के लिए इतना ही।
Thanks to all of you. Thank you guys. Bye bye. Hope so you enjoyed. Thank you. Bye bye. See you in the next class.